बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो है आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज हमारे साथ जितने भी मेहमान शामिल हैं वो स्टेट के दोनों हिस्सों से शामिल हैं, और हमारा मकसद जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो आज़ादी राय है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और उसकी वजह से हमारे लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और उसकी वजह से हम कितना नुकसान अभी तक उठा चुके हैं, या मजीद अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करते तो हम कितना नुकसान जो है इन फ्यूचर उठा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट इरशाद मलिक साहब, जो कि वेल नोन एडवोकेट हैं, और आप जो है बहुत वोकल हैं, कश्मीर इशू के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से जुड़ी हैं कबल हयात साहिबा, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और अपनी बात जो है वो खुल के रखती हैं। हमारे साथ जुड़े हैं यूके एफएम से वाज़ा नासिर साहब, जिनका ताल्लुक जो है मकबूजा कश्मीर से है। जम्मू से हमारे साथ, जम्मू राजौरी से हमारे साथ फेमस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वकार भट्टी साहब भी जुड़े हैं। तो आज हम जो है अपने प्रोग्राम का जो आगाज करेंगे वो मैं सबसे पहले तो मैं वकार भट्टी साहब से ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये अभी क्योंकि हमारा रिसेंट जो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का, जो हमने बाबर कादरी साहब को खोया है, और उसका रीजन भी फ्रीडम ऑफ स्पीच था। और चूंकि वो उनके घर से होके आए हैं तो सबसे पहले हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या इंसिडेंट हुआ, बाबर कादरी साहब को कैसे जो है शहीद किया गया, और उनकी फैमिली से उनकी बात हुई तो उन्होंने उनको क्या बताया कि रियल इंसिडेंट क्या हुआ, कैसे उनको शहीद किया गया। तो खुशामदीद वकार भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में। और प्लीज थैंक यू सो मच सिस्टर, और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे फिर डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे ख्याल से उनका कोई थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। आप जानते हैं कि कश्मीर में जो 2G चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है उनके इंटरनेट में। जो भी गेस्ट है मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने आवाज आ रही है मेरी? जी सुन पा रहे हैं, हाँ जी। जैसे कि आपने बोला है कि बाबर साहब के घर वाले क्या सोच रहे हैं और इस टाइम उनकी हालात कैसे हैं। उनके हालात ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो इस टाइम क्या बोलें, क्योंकि जब किसी का नौजवान बेटा एक बाप की आंखों के सामने इस दुनिया से चला जाए, और वो भी इस तरीके के साथ कि पता भी ना चले कि मारने वाला कौन है, कौन थे वो लोग, आखिर क्या दुश्मनी थी उन लोगों की। घर के अंदर आके मारा जाए, उनको शहीद किया जाए, घर में घुस के क्लाइंट बन के आया जाए, वहां बैठा जाए, पानी मांगा जाए, और एक भाई पानी लाने के लिए जाए और बाबर साहब फाइल पढ़ रहे हैं और सामने से गोली मार दी जाती है उनको, और फिर वो वहां से निकल के लापता हो जाए और पता भी ना चले। उसके बाद वो फैमिली क्या कहेगी, या उस फैमिली का दुख। वकार भट्टी साहब का जो इंटरनेट है वो बहुत ही खराब है जी। वो दुख और दर्द है, वो हर जम्मू कश्मीर का नहीं, हर एक इंसान दुनिया भर में जिसमें इंसानियत है, जिसमें दिल है, जिसमें फीलिंग्स है, जिसमें जज्बात हैं, और जिसने उनकी 2 बच्चियों की फोटोज देखी हैं, जिनको जो उनको जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, वो इस टाइम तक अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सके कि बाबर कादरी को ऐसा, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, क्या कसूर था उनका, इसका पता चलना बहुत जरूरी है। अगर इसका पता नहीं चलेगा तो कल, आज बाबर कादरी हैं, कल मैं हूं, परसों दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, ये रूटीन चलती रहेगी। इसके पहले भी आपको पता है सजाद बुखारी साहब 2 साल पहले उनके साथ जब हुआ, ये ऐसा ही माहौल था उस टाइम भी, और ऐसे ही लोग शॉकिंग में हो गए थे, पूरी दुनिया सोच रही थी क्या हुआ, एक बार फिर बाबर कादरी के साथ ऐसा होता है, और पहली बार टीवी डिबेटर के साथ होता है, और एक नेशनल टीवी डिबेटर के साथ, जो इंटरनेशनल टीवी डिबेटर के साथ हो रहा है, उसको घर में घुस के मार दिया जाता है। तो इस टाइम फैमिली, अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली सदमे में है, और हम सब दोबारा से उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं इरशाद मलिक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी जितनी देर में वकार भाई वापस आते हैं।
میں آپ سے جاننا چاہوں گی ارشاد ملک صاحب، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ جو انڈیا یا ہم پاکستان کو بلیم کرنے سے پہلے ہمیں کیا خود کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے اوپر ٹیگ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ پاکستانی ایجنٹ ہے، یہ آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا ہے، یہ ڈبل ایجنٹ ہے. تو ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہوتے اور ہم جو ہے ہر کسی کے اوپر ٹیگ لگا رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں سب سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بٹی صاحب کی چہرے سے مجھے لگتا ہے کہ کتنا پرملال ہے یہ بہت روئے بھی ہیں، بہت روئے ہیں یہ اپنے پروگرام میرا میں. بابر کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا، آپ جانتے ہیں. بالکل. اور جس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے 1:30 بجے میں نے اس کو ٹیکسٹ کیا کہ سنڈے کو ہم بات کریں. ابھی جو آپ نے بات کی، جیسے کہ وقار صاحب نے بھی کہا، آپ بھی وہ کہیں گے نہیں پتہ نہیں کون ہے، ان نون لوگ. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے ایک ہی نظم لکھی ہے ٹوٹل انگلش میں، جو سری نگر میں بھی چھپی اور یہاں پر لندن میں بھی چھپی، ایک ہی. تو اس کا سٹارٹ میں نے کیا تھا جب غنی لون صاحب کو مارا تھا، تو اسی پہ وہ میں نے لکھی تھی کہ here is a story of a beast yet untold, whose king Kashmiri is young and old. Who is he knows everyone, but the lips are sealed because of them. دیکھیں دنیا کے ہر خطے میں، ہر معاشرے میں، ہر سویلائزیشن میں یہ جو آزادی جو سپیچ کی ہے، تو یہ تو ہر جگہ پہ ہے، ہر مہذب معاشرے میں. اگر آپ دیکھ ہزاروں سال پرانے جو معاشرے تھے، جب قانون کو ایک شکل ملی، تحریری شکل پہلی بار بیبلون میں حموربی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے، تو اس وقت بھی یہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے نا، یہ مہذب معاشروں میں بلکہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف دوسرے کو عنایت جو کرتی ہے اتنے بھی دی جاتی ہے. مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ کی بات جب آپ کریں گے تو پھر آپ نے وہی کہنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں. آپ اس کو اظہار رائے نہیں کہتے کہ آپ نے وہی کہنا ہے کہ جو دوسرے کو پسند آئے. کس کو؟ جو زوراور ہے. اگر اس کو آپ کی بات پسند نہیں آتی ہے، یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو ان دس ورلڈ. یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ میں بھی ہے، یہ باقی ساؤتھ ایشیا میں بھی ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کشمیر میں خصوصاً یہ معاملہ جو ہے، جب ہم مادھو پور آ جاتے ہیں ادھر ختم ہوتا ہے. ادھر قوانین جو انڈیا میں ہے وہ وہاں پر ختم ہوتے ہیں، آزادی کے بھی، آزادی اظہار کے بھی. اور یہاں پر جب آپ کوہلا پہنچ جاتے ہیں ادھر بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے وہی کہنا ہے کہ جو دوسروں کو پسند آئے. اور ود ان دی کشمیر میں ہم جو آپس میں، جو آپ نے اچھی بات کی کہ ہمیں اپنا دامن بھی دیکھنا چاہیے. کشمیر میں اگر میں ہوں تو آپ نے وہی بات کرنی ہے کہ جو مجھے پسند آ جائے. اگر مجھے پسند نہیں ہے تو پھر جو مجھ سے بنے گا وہ میں کروں گا. اینڈ سیم ہیپنڈ ود بابر. اور آپ کو کشمیری، اپنے آپ کو کشمیری حب الوطن ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے آپ اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو قتل نہیں کروائیں گے، شہید نہیں کروائیں گے، آپ پر شک کیا جائے گا. اور سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے ہی گاؤں سے. مقبول برما کو انڈیا نے پاکستانی ایجنٹ کہا، اور پاکستان میں اس کو ہندوستانی ایجنٹ ہونے کی بنیاد پہ جیل میں رکھا گیا. اور تب تک اس کو کشمیری نہیں مانا گیا جب تک اس کو پھانسی نہیں. اینڈ سیم ہیپنڈ ود بابر. بالکل کنسپیریسیز، کیریکٹر اسیسنیشن، جب بھی 2-3 سال سے وہ چلاتا رہا، چیختا رہا میرے خلاف یہ ہو رہا ہے. واٹس ایپ پہ اس نے کہا، اس نے سوشل میڈیا پہ کہا
कि मेरे खिलाफ ये हो रहा है, और मीडिया में, नेशनल मीडिया में दैट बुलडॉग लाइक फेस जनरल उसको धमकी दे रहा है, उसको पाकिस्तानी एजेंट कहता है ओपनली, सारी दुनिया ने देखा। तो जो दूसरा जो था संबित पात्रा, वो उसको पाकिस्तानी एजेंट कहता है, एंड दैट इडियट जो एंकर है वो उसको गालियां देता है। वो तो एक तरफ हो गया। अब दूसरी तरफ देखो, कैरेक्टर असैसिनेशन इन कश्मीर, बाबर कादरी जो है इंडियन तो ले रहा है, और जब वो आजाद कश्मीर आया, अभी वो बात कर रहे थे, उधर भी अपने कश्मीरी में, आई विल सेकंड यूर, अपने कश्मीरियों में उसके खिलाफ चुम्मा गोइयां शुरू। और जो लोग वहां पर बड़े आंखों में बैठे हुए हैं, अगर कोई पटवारी भी आता है कश्मीर से या उसको तो वो वेलकम करने के लिए जाते हैं। उसको उन्होंने पूछा कि वो उसकी अपनी सलाहियत थी, अपनी काबिलियत थी, वो प्रोग्राम कर गया। वो बार एसोसिएशन से उसने एक्सेप्ट किया, जो उसको अपनी बात कहनी थी उसने बात की, उसने बार एसोसिएशन में की, उसने कॉन्फ्रेंस में की। लेकिन ये एक चीज है कि हमारे कश्मीर में खुद पिछले 19 साल से ये पहली बार नहीं हुआ। बाबर कादरी इज नॉट द फर्स्ट पर्सन, और मैं आपको ही इज नॉट द लास्ट पर्सन। और भी लोग मारे जाएंगे, और भी लोग मारे जाएंगे। आप देखें कि जितने भी लोग जो है, आप मौलवी फारूक अनआइडेंटिफाइड किलर्स, कोई चश्म गवाह नहीं है, गनी लोग कोई नहीं है, मजीदार कोई नहीं है, काजी निसार कोई नहीं है। लेकिन वन थिंग इज हियर, इट इज नॉट ऑलवेज आई विटनेस, सर्कमस्टेंशियल विटनेस भी कोई चीज होती है। सर दुनिया में तमाम फैसले चश्मदीद गवाहों के नहीं होते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होती है। इसने 2 दिन पहले क्या ट्वीट किया, इसने सुबह क्या बात की, इसने 6 दिन पहले बात की क्या बात की, इसने 1 साल पहले क्या बात की। और एंड नो वन इज पेइंग हेड टुवर्ड्स के जो उन्होंने ट्वीट्स की हैं या जो वो बोलते हैं। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जिनको उसने इब्तिदा की है। अच्छा, मुझे एक चीज मुझे ये तो जिम्मेदारी है उनकी कि भाई अगर आपको कोई शिकायत कर रहा है कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक हो रही है और इसकी वजह से माय लाइफ इज इफेक्ट, ये उनका फर्ज बनता था। अब ये CIT बनेगी, इधर बनेगी, कहाँ बनेगी, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमने अपने आप में चेंज लानी है, ये जो हमने ये अपने आप पे खौफ बिठा रखा है, तो इसको बात तो करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। हमारे अपने लोग बाबर कादरी के खिलाफ कराची में एक ब्लॉग से लगातार उसके खिलाफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन की गई, और वो चीखा। पाकिस्तान गवर्नमेंट से उसने कहा इन लोगों को रोको, ये आपकी सरजमीन। पाकिस्तान ने नहीं किया था, ही वाज ए कश्मीरी, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और शुजात बुखारी का उसने कहा, शुजात बुखारी एंड बाबर एंड ये शकील बख्शी, उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने जब बुखारी साहब को किया गया, शहीद किया गया, ये बाबर भाई की, मैं ऑन एयर बोल रही हूँ, इतने लोग सुन रहे हैं। बाबर भाई ने मुझे कॉल की और हमारी बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है शुजात बुखारी के जो मर्डर है इसके पीछे कौन है? तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड दिस इज नॉट द लास्ट। पहला शुजात बुखारी, दूसरा नंबर मेरा होगा और तीसरा नंबर शकील बख्शी का होगा। ये उनके अल्फाज थे। इन्होंने कहा कि हम तीनों लिस्ट में हैं। अब पहले कौन जाता है इसका मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन हम तीनों कंफर्म हैं। सेम थिंग ही टोल्ड मी, सेम थिंग। आपसे भी उन्होंने यही बात की है? बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है अगर शकील बख्शी साहब अगर कभी ये प्रोग्राम सुने तो उनको जो है पहले ही अपने सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए और अपने लिए जो है एहतियाती तदाबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी की लाइफ जो है वो सेफ नहीं है। मैं एक बात मैं यहाँ पे एक और पूछना चाहूंगी, मैं वकार भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में एक तबका है जो इसको कह रहा है कि ये ISI ने इनको वो करवाया, ठीक है, और इंडिया जो है वो कह रहा है कि ये ISI एजेंट था। तो फिर वो SK सिन्हा, मेजर जनरल SK सिन्हा ने
ऑन एयर टीवी पे बोला है, तो आप मुझे बताएं कि अगर वो पाकिस्तान का एजेंट था तो पाकिस्तान उसको क्यों मरवाएगा, और फौरन तो उसके ऊपर टैग लगा दिया। वहां तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मरवाया, यहाँ से वो कह रहे हैं कह रहा है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। चले, मैं नासिर वाजा साहब उनका फिर वो हो गया, मैं आपसे लेना चाहूंगी जवाब इसका। पहली बात आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, चले। पहली बात तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाबर साहब के ऊपर जो ब्लेम लगाए जाते हैं ना, इससे पहले भी जब वो जिंदा थे तो तब से ब्लेम लगाया जाता है कि वो उस एजेंसी के हैं, इस एजेंसी के हैं, वो किस एजेंसी के हैं, किसके नहीं हैं। बाबर साहब और मेरे बारे में या मेरे जैसे और जितने भी टीवी डिबेटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, हम सिर्फ सोशल वर्क करते हैं, टीवी के ऊपर अपनी जाके वॉइस रखते हैं, स्टेट में रखते हैं, हमारा किसी भी तंजीमों से लेना देना नहीं होता हमारे जैसे लोगों का। मैं नहीं बाबर साहब के लिए बोल सकता, लेकिन इतना पता है कि कम से कम हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को कुछ न कुछ डिस्कशन करते थे, लेकिन हमें पता है जहां तक कि बाबर साहब भी सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। और जो ये इल्जाम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लगाए जाते थे, चाहे वो अब नासिर भाई अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो ऐड करना चाहें, क्योंकि वो उनका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। झूठा इल्जाम है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे भी एक 2-3 किस्म के आईटी सेल हैं। एक आईटी सेल है जो आपको रॉ का बता देता है, एक आईटी सेल है जो आपको आईएसआई का बता देता है, एक आईटी सेल है जो आपको सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये 3 आईटी सेल हमारे जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, और इन आईटी सेल से लड़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन लोगों से नहीं लड़ेंगे, बाकी रहा एजेंसियों, किस एजेंसी ने क्या किया, किसने नहीं किया, मैं कोई यहाँ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता किसी को, ना मैंने देखा है। मेरा दीन, मेरा इस्लाम कहता है कि मुझे जब तक मैं आंखों से ना देखूं, मैं किसी चीज पर ट्रस्ट। जी नासिर भाई आप तब तक जो है जारी रखें, क्योंकि उनका इंटरनेट का मसला है, वहां पे 2G चल रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे बात चल रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई विल गो, मैं हिंदुस्तान की तरफ जाऊंगा क्योंकि मेरे को हिंदुस्तान की ज्यादा पता है, एक्सपीरियंस भी उस बात की, और मैं इसको निचोड़ के सभी चीजों को एक टेबल पे रख के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल, इंडिया में ये जो है आर्टिकल है 19(1)(a) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइक एक्सप्रेशन एंड दिस, क्या वो सारी चीजें कश्मीर में वो क्या बोलते हैं उसको, अवेलेबल हैं या अवेलेबल है या मैं माजरत चाहता हूँ मेरी उर्दू के बारे में, तो क्या वो अवेलेबल है? हमेशा आप देखिए जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, या जहाँ पर, अगर हम सियासी तौर भी देखेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, देयर इज 2 ऑप्शंस, आइदर यू आर विद मी, आइदर यू आर अगेंस्ट मी। ठीक है ना? तो अगर आप कोई भी हो, अगर एक चीज होता है, दो लोग होते हैं, उसमें अगर तीसरा आता है ना, he is always the victim, he is always the target, it's playing, वो हमेशा एक गेम खेली जाती है कि अगर किसी तीसरे को मारा जाए, वो दोनों के ऊपर ब्लेम होता है और वो दोनों अपनी गेमें खेलते हैं। तो एग्जाम्पल आप जो बता रहे हो, ये बाबर कादरी का जो अभी ये केस हुआ है वहां पर, देखिए मेरे को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, आई डोंट नो हिम पर्सनली एंड आई हैवंट हर्ड मच अबाउट हिम, मगर एक चीज यहाँ तक कि उसके जब से उनको शहीद किया गया, उसके बाद जो खबरें आई है, जैसे मैंने देखा कि उनका रोल क्या था, वो कैसे बात कर रहे थे मीडिया पे या हर कोई चीज, एक चीज लाजिम है कि हमेशा ये होता है, अगर मैं इसको बिटर ट्रूथ के हिसाब से निकालूंगा, वो थोड़ा सा मतलब ना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मगर आई थिंक ट्रूथ मस्ट बी सेड इवन इफ इट हर्ट्स समवन। देखिए 2 चीजें होती है, देयर इज 2 people ऑलवेज इन्वॉल्व इन समथिंग, ठीक है? और जो तीसरा आदमी होता है ना, एग्जाम्पल, अगर पिछले दफा अगर मैं कश्मीर में गया, या तो मेरे को हिंदुस्तान से खतरा होता है या कोई और, क्योंकि हमेशा ये प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए अपने प्रोपागेंडा के लिए,
اور اس کو کیسے مطلب they all want benefit, they all want to divert people's attention and all those things. So that's why these target killings are happening, and they want to divert all the subject and blame each other so they can get away with what wrongdoing they are doing. سمجھ آیا آپ کو؟ تو ابھی جو ایگزامپل جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فریڈم آف اسپیچ ہے، میں ایسے بتانا چاہتا ہوں ایگزامپل وی ہیو رائٹ ناؤ، جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے، یہ دیکھیے وقار بھائی کا انٹرنیٹ. اس دنیا میں جب ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، جب ہم انٹرنیٹ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے کشمیر میں، تو وہاں پر رائٹ جو ہوتا ہے فریڈم آف اسپیچ یا یہ اسی میں آتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن یا باقی چیز، وہ انہوں نے کیا کیا، آرٹیکل 370 کو ختم کیا، اور اس کے بعد ختم کر کے انہوں نے یہ سارا جو یہ پلان رکھا ہے کہ ان کی جتنی بھی فریڈم کشمیریوں کی تھی ان کو ختم کر دیا، ان کو اپنے قبضے میں لایا. You cannot speak against the power. You cannot speak about your rights. آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہو which goes against this occupation, illegal occupation of India. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول کرتے ہو دوسرے لوگوں کو کہ تاکہ وہ بات باہر نہ جائے، اور وہ بات بھی، اور ہمیشہ یہ بابر کا ایک ہی چیز ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کو تھریٹ لگتا ہے کہ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں پیپل، دوسرے میں جذبات ہے، دوسرے میں بھروسہ آتا ہے that I should stand for myself، کہ میرے کو اپنے لیے کھڑا ہونا چاہیے، میرے کو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. یہ ایک آئینہ بنتا ہے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے. ہمارے لڑکے جو نوجوان ہیں وہی آئینہ بنتے ہیں ایک دوسرے کا، کیونکہ ان میں جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں doesn't matter what، کسی حد تک ان کو پتا ہوتا ہے کہ we will be targeted, we will have, there is consequences، اس میں پرابلم ہوگی، اس میں کوئی بھی چیز. یہاں پر کہ کشمیر میں ہمیں پتا ہے کہ there will be death for us if we go against this، مگر ان میں اندر سے ایک آواز ہوتی ہے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے. تو اس آواز کو ختم کرنے کے لیے یہ ایسے کام کرتے ہیں. they must show to the people. یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا بولتے ہیں اس کو، سوری، بابر صاحب کو شہید کیا، یہ انہوں نے ایگزامپل دی پورے قوم کو بھی، پورے عوام کو بھی، کہ دس از دا آؤٹ کم اگر آپ ہمارے خلاف ہوتے ہو. تو آپ ایک چیز ہے، دیکھیں آپ کو ہمیشہ یہ بھی دیکھنا چاہیے آؤٹ کم اس کا، کہ اس میں اس کو فائدہ کس کو جاتا ہے، اور ہم سبوں کو پتا ہے اس کا فائدہ کس کو جا رہا ہے. میں اپنی جو ہماری بہن ہے آزاد کشمیر سے کنول حیات صاحبہ، میں ان کی طرف جو ہے آنا چاہوں گی. کنول حیات صاحبہ، اسپیشلی میں نے اے جے کے میں ایک چیز دیکھی ہے، وہاں پہ بہت ساری خواتین ایکٹیو ہیں، اور ہماری تو جو ویلی سے خواتین ہیں وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے میرے خیال سے. مجھے تو لگتا ہے ایک میں ہی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، لیکن اے جے کے سے بہت ساری خواتین ہیں، وہ بہت سارے پروفیشنز میں ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کو جب ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کی کردار کشی کی جاتی ہے. انفیکٹ میں نے بھی بہت زیادہ جو کریکٹر اسسینیشن ہے اس کا سامنا کیا ہے. آپ کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے لائک بہت زیادہ ماڈرن ہیں، دوپٹہ وغیرہ نہیں رکھتی ہیں، جینس پہنتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو. میں تو دوپٹہ بھی رکھتی ہوں، سر پہ چادر بھی رکھتی ہوں، میرے اوپر پھر بھی لگتا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ، کیا ریزن ہے کہ ہماری خواتین کو جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیا جاتا؟ یہ بھی ایک طریقے کا مثلا وہاں پہ ملازم کھڑا کر کے کہ یہ اسلام کو فالو نہیں کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک تھریٹ ہوتا ہے انسان کے لیے، اس کی لائف کے لیے، ایک عورت کے لیے تھریٹ ہے. تو ڈو یو فیل سچ تھریٹ؟ اور آپ کو بھی اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو لائف تھریٹس ملی ہیں، اور بہت ہی غلط طرح کے آپ کو میسیجز آئے، کالز آئے، اور آپ کو بہت بری طریقے سے جو ہے وہ کیا گیا. تو سوشل میڈیا پہ تو میں نے خود دیکھا کہ آپ کی تصویروں کو جو ہے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے ان کو جو ہے، جو آپ کی پرسنل تصویریں تھیں، اکاؤنٹ آپ کا ہیک ہوا تھا وہاں سے جو اٹھائی گئی تھی، تو اس کو جوڑ کے جو ہے بہت زیادہ آپ کی کردار کشی کی گئی. تو آپ نے اس کے لیے کیا ایکشن لی، اور آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کون سے عناصر ہیں اور کیوں یہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رفت آپ کا بہت شکریہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پہ بات کرنا اب بے حد ضروری ہو چکا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ ہو یا کشمیر کی پارلیمنٹ اسمبلی ہو،
یا آپ سوشل میڈیا ہو، جہاں پہ بھی خواتین جو ہیں وہ اپنا اپنا جو عملی زندگی میں اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں تو ان کی کردار کشی کی جاتی ہے. پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اب وہ معاشرے میں جس طرح مرد کو اہمیت ہے اس طرح ایک عورت کو بھی ہے. جب عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میں اپنی قابلیت کے مطابق جو ہے وہ میں باہر نکلوں اور میں کام کروں. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں بھی کشمیر سے میرا تعلق ہے، آپ کا بھی مقبوضہ کشمیر سے تعلق ہے. دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان بھی، بحیثیت انسان بھی، جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. ورنہ دیکھیں رفت، جیسے آپ باہر جرمنی میں رہتی ہیں یا میں پاکستان میں رہتی ہوں، تو ہم لوگوں کی تو زندگی اس طرح ٹربل نہیں ہے جس طرح کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی ہے. لیکن میں اور آپ جیسی خواتین جو ہیں وہ ہم لوگ کوشش کرتی ہیں کہ ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. ہم اپنے بہن بھائی جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہیں ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے لیے بات کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ جتنی ہماری قابلیت ہے. تو بیسیکلی میں دیکھیں میرا ہر انسان جو ہے وہ اس کی ایک فیملی ہوتی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. حالانکہ میں نے بہت جگہوں پہ تو نہیں بتایا، لیکن میری فیملی جو ہے وہ سادات ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو جتنے بھی سادات فیملی سے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیئر کی جاتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس وقت شاید 21ویں صدی کے لوگ ہیں اور میں رہتی بھی اسلام آباد میں ہوں. تو میرا جو گروئنگ جو میں نے کیا ہے، گرو اپ میں نے جہاں کیا ہے، تو میں اپنے ماحول کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. تو اب تو میں نے میرا خاصا 2 ایئرز ہو چکے ہیں جب سے میں کشمیر کاز کا کام کر رہی ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کلچر کو پروموٹ کروں. جب میں کشمیر کی بات کروں تو میرے سر پہ دوپٹہ ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں اس طرح بے نظیر صاحبہ تھیں، وہ ایک پڑھی لکھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تھیں. آپ پرائم منسٹر عمران خان کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ ایک ماڈرن زندگی تھی. لیکن جب آپ کسی کو لیڈ کرتے ہو، کسی قوم کو لیڈ کرتے ہو، کسی کی بات کرتے ہو، تو آپ اپنا آپ بدلتے ہیں ان کی خاطر. دیکھیں اس سے زیادہ ہم سیکریفائز نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں ایک ایلیٹ کلاس زندگی ہو، اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو سیکریفائز کریں، سروں پہ دوپٹے پہنیں اور عزت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ہم کشمیر کو جب پریزنٹ کریں تو ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ گالیاں دیں. ہماری تصویروں کو آپ جیسے آپ جانتی ہیں کہ میری بہت زیادہ جو تصویریں ہیں وہ 2017 کی تصویریں تھیں. تو ان لوگوں نے وہ مختلف پیجز پہ لگی ہوئی ہیں، وہ ذاتی میرے اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے میرے اکاؤنٹ جو ہیک کیے تھے کچھ ٹائم پہلے، ان لوگوں نے میری تصویروں کے ساتھ فوٹو شاپ کی. میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ ایسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے کہ آپ کے اپنے کشمیر کی بیٹیاں ہیں، اگر وہ آپ کی بات کرتی ہیں تو آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں. آپ ان کی کردار کشی اس حد تک کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی آپ بلیو کریں کہ وہ تصویریں اتنی ناقابل برداشت ہیں کہ کوئی بھی اچھی فیملی ہو وہ یہ چیز نہیں کر سکتی. آپ نے تو خود دیکھی بھی ہیں. اور میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں خود مختاری کی بات ہو، اوریجنل ورژن تھے، میں نے 1-2 تصویریں لگائی اور مجھے جی خود پسند ایک عورت مجھے بہت برا لگا کہ کسی عورت کی اس طرح سے کردار کشی ہو رہی ہے. آپ کو اور میرے نظریات میں میرے خیال سے ہماری اکثر جب بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ہمارا نظریاتی کلیش رہا ہے ہمیشہ. بالکل لیکن ایک رسپیکٹ کا ایک لیول ہمیشہ جو ہے قائم رہنا چاہیے جب ہم بات کریں. میں ارشاد صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. ارشاد صاحب، یہ ایک بڑی غلط چیز ہے جو ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جب ہماری فیمیل بھی بات کرتی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے ان کے کریکٹر کے اوپر جو ہے نا فوراً چلے جاتے ہیں. مثلا آپ نظریات کے اوپر بات کریں، آپ کسی خاتون کے جو ہے لائک آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ساتھ یعنی یہ قوم کے اگینسٹ جا رہا ہے یا ہمارے مفاد کے اگینسٹ جا رہا ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کیا ہمارے ایک سوسائٹی نے ایک وہ اپنا ایک رول اپنا لیا ہے کہ بھائی نہیں، آپ نے جو ہے ان کے کریکٹر کے اوپر ہی بات کرنا ہے، کیونکہ عورت کا کریکٹر ایک بہت ہی کمزور اس کی وہ ہے ڈھال ہے. تو وہ جو ہی اس کے اوپر کریکٹر پہ بات کریں گے تو وہ پیچھے ہو جائے گی، اور ہو بھی جاتا ہے. ایسے بہت ساری ہماری خواتین جو ہیں وہ پھر گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس ریزن سے ہو رہا ہے؟ کیا خواتین کو تھریٹ فیل کیا جاتا ہے کہ خواتین اگر آگے آگے تو ہمارا وہ بند ہو جائے گا، یا کیا اس کا ریزن ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک میوٹ ہے، پلیز آپ اس کو مائک کو آن کریں. نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی.
रिस्टार्ट। अब आप इसको प्लीज डिस्कनेक्ट करके जो है ना वो अगर आप दोबारा से आ जाएं, आपका माइक नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नासिर भाई जब तक इरशाद साहब दोबारा से आते हैं, क्योंकि मैं जी। उनसे क्योंकि उनका माशाल्लाह, ये जो ख़वातीनों के बारे में जो होता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमें इस बारे में सोचना चाहिए हमेशा, क्रूशली, क्योंकि हमेशा ये जो कश्मीर की जंग है या कि किसी भी दुनिया में कोई भी जंग है, ये एक मर्द की नहीं है, एक औरत की भी है, मगर हर किसी को रोल प्ले करना है इसमें अपने अपने वो ना हद तक, अपने अपने उस तरीके से। देखिए, एक चीज होता है, एग्जांपल मैं कुछ ही दिन पहले बात कर रहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन औरतों का। देखिए, मैं औरतों के बारे में एक चीज बताऊंगा। मेरी जो अम्मी है, उन्होंने मेरी परवरिश की है। मेरे वालिद साहब जब शहीद हो गए, हम बहुत छोटे थे, तो उनकी तरबियत, उनके तौर तरीके, उन्होंने जो जिद्दोजहद लड़ी है, मेरे वालिद साहब शहीद हो गए, उसके बाद जो रोज शहादत दी जाती थी वो मेरे अम्मी की थी, अपने अरमानों के, अपनी चीजों के, अपनी वो चीज। तो वो मेरी एक रोल मॉडल बन गई। मगर अब उनका था कि वो मेरी रोल मॉडल कैसे बन गई, कैसे बनेगी वो। देखिए, दुनिया में हमेशा एक चीज होता है, आपके खिलाफ 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, आपके साथ 10 आदमी खड़े हो जाएंगे। तो हमें हमेशा, हमारा फोकस हमेशा चला जाता है कि हमारे खिलाफ कितने खड़े होते हैं। आपको अगर किसी का रोल मॉडल बनना चाहिए, आपको अगर किसी को एग्जाम्पल देनी चाहिए, किसी को दिखाना चाहिए, आपको ये चीजें लेनी ही होती है, क्योंकि 100 लोग होते हैं सोच समझ के, आपको उनको भी समझाना है, मगर तरीके से। देखिए, आप एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रीडम एक्सप्रेशन। अब पहले जो एक औरत थी, एक चीज मैं बताऊंगा कि वेस्ट बोलता है हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, एक औरतों की जो फ्रीडम है, हम वो बोलते हैं हम ही है, बाकी दुनिया में और किसी जगह फ्रीडम नहीं है औरतों की, और मेरे ख्याल से वो जहनी गलत है। एक कमेंट आ रहा है, अगर आप देख रहे हो, ये हमारे कोई कश्मीरी मालिक हैं, ये कहते हैं खवातीन के बारे में कोई गलत तासुर नहीं, सिर्फ गैर मुल्की चमचागिरी छोड़ दें। भाई, हमारे स्टेट में मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, कोई हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है, कोई पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, कोई टोटल फ्रीडम चाहता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम आपस में लड़ना मरना शुरू कर दें, और फिर इसका मतलब ये है कि जो है हम अपने ही वतन की माओ बहनों की इज्जतें उछालना शुरू कर दें, हम अपने ही वतन की माओ बहनों को जो है वो डिग्रेड करना शुरू कर दें। फिर उस हिंदुस्तानी फौजी में जिसने रात के अंधेरे में कुनन पोशपोरा में रेप किया, और उस शख्स में जो सोशल मीडिया पे बैठकर अपने ही वतन की माँ या बहन की तस्वीर को लगाता है और उसके ऊपर कमेंट करता है और बिना सबूत के उसकी किरदार कुशी कराता है, तो उस इंडियन फौजी जो कुनन पोशपोरा के केस में इन्वॉल्व था, या उस और बहुत सारे रेप केस में इन्वॉल्व था, उसमें और हमारे अपने वतन के उस बेटे में, उस बाप में, उस भाई में क्या फर्क रह जाता है, जो सोशल मीडिया पे बैठकर अपने ही वतन की किसी भी, चाहे वो नजरिया हिंदुस्तान रखती है, नजरिया पाकिस्तान रखती है, नजरिया खुद मुख्तार रखती है, इनमें क्या फर्क रह जाता है? सगीर साहब, ये आप मुझे बताएं। देखिए, इसमें आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अभी आपको सुन पा रहे हैं। आप कमेंट्स में अगर जाएंगी तो फिर हम बात नहीं कर पा रहे, लोगों का अपना। देखें, ये जो औरतों के खिलाफ ये जो लोग, देखें, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन टू जनरल रूल। ये आम लोग नहीं होते। अगर आप एक कमेंट, अगर आपके इस किसी पोस्ट पे 500 कमेंट होते हैं, उसमें ये 5 या 10 लोग होते हैं, क्योंकि गंदी जहनियत के बहुत कम लोग होते हैं। और ये नंबर 1 जहालत की निशानी है, और उसके बाद लाइल्मी की निशानी है, और तीसरी चीज जो है अपने मजहब से दूर होने की निशानी है, चाहे वो क्रिश्चियन मजहब हो, इस्लाम हो या हिंदुइज्म। औरत का मुकाम जो है, औरत का मुकाम अरफा है, आला है। अब जिन लोगों को इंसानियत की नहीं पता, जिनको अपने मजहब की नहीं पता, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं हिंदुओं की बात भी करता हूँ, मैं क्रिश्चियंस की बात भी करता हूँ कि औरत को कितना मकाम दिया है। लेकिन अब अगर कुछ लोग ऐसे हैं, ये 2% या 3%, इनकी वो तरबियत, खानदानी तरबियत ही ऐसी गंदी होती है, या इनमें कोई दिमाग इनका खराब होता है। जिस तरह आप देखें, एक सोसाइटी में अगर एक
शहर में 10,000 लोग रहते हैं तो 4-5 चोर होंगे ना, 5-10 डकैत होंगे। मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी इतनी बदतमीज नहीं है, मैंने देखा है। लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोग हैं, इनका सबसे बड़ा, जो मैं सोशल नेटवर्क वालों से मैं सबसे ये कहता हूँ, सबसे अच्छा काम है कि इनको आप अनफ्रेंड कर दें, इनके साथ कोई बात ना करें, क्योंकि अगर कुत्ता कुत्ता भौंकता है तो आप उसके साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उसको इतना करें, उसको अनफ्रेंड करें, आप आगे चले जाएं। इट्स नॉट अबाउट। और एक दूसरी चीज भी है कि इसमें कुछ फेक अकाउंट्स है, नाम कोई रखा, क्योंकि आप उनको पता है पकड़ा नहीं जाएगा, तो ऐसी बद इखलाकी ऐसी हरकतें करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको एक ज़हनी मरीज समझकर इनको इग्नोर करना चाहिए, उनको एक ला मजहब समझकर इग्नोर करना चाहिए, इनको एक कमीना या इंडिसेंट इंसान जो औरत की जात पे हमला करेगा, देखें कौन क्या ड्रेस पहनता है, ये उसकी अपनी आप में लिंक्ड हैं इरशाद साहब। एक टैग इंडियन या पाकिस्तानी एजेंट का, दूसरा कैरेक्टर असोसिएशन। ये सिर्फ मर्दों की, औरतों की नहीं हो रही, ये मर्दों की भी हो रही होती है। ये किसी के साथ एजेंट का टैग लगाना, ये भी कैरेक्टर असोसिएशन में आता है। उसकी माँ बहन को गाली देना सिर्फ उसके नजरियात की वजह से। भाई नजरियात की वजह से आप नजरियात पे बहस कर सकते हैं, आप नजरियात के ऊपर जो है बात की जा सकती है। अगर एक बंदा बात कर रहा है तो उसका आप जवाब गाली से देंगे, या आप जो है उसकी माँ बहन को बीच में लाके जो है वो देंगे, या आप उसकी तस्वीरें, किसी की तस्वीरें मॉब करना, उसको जो है बाकी उसके साथ जोड़ना, लोगों के साथ जोड़ना, स्पेशली खवातीन को, उनको इन्वॉल्व करना, ये एक ट्रेंड बन गया है। ये ट्रेंड बनता जा रहा है जिसको रोकना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आज का प्रोग्राम जो है ये ऑर्गेनाइज किया है। और आप लोगों को इट इज नेसेसरी। और इसके दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि इसको, और इसमें कुछ लोग जानने वाले भी होते हैं या आसपास के होते हैं जो कंसर्न होते हैं। एक तरीका ये है कि इसको डिलीट कर दो, और दूसरा ये कि कंप्लेंट उसके खिलाफ होनी चाहिए। अगर कोई नदी की, अगर मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ कोई बात करता है, मैं जाके पुलिस स्टेशन में केस करूं, मैं जाके पुलिस स्टेशन में केस करूं, क्योंकि आई नो माई राइट्स। मेरे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता यहाँ बरतानिया, ठीक है। और अगर मेरे कश्मीर में मेरी कोई, कश्मीर में या पाकिस्तान में बैठकर या इंडिया में बैठकर मेरी कोशिश होगी कि मैं करूंगा उसके खिलाफ, लेकिन पहले ये कि उसको अनफ्रेंड करो, ऐसी बातों को इग्नोर करो इनको, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी चीज है ये ज़हनी, कुछ नहीं, ये ज़हनी मरीज नहीं होते, इनकी खानदानी तरबियत नहीं होती है, ये जाहिल होते हैं, ये अनपढ़ होते हैं। और इनको जब रीजन खत्म होता है ना, रीजन, a person who is not able to defend his argument with reason and logic, तो फिर वो गाली गलौज पे आ जाता है। मुझे एक और चीज समझ में आप तीनों से एक ही सवाल है मेरा। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती कि इन लोगों को कैसे पता चलता है कि कौन इंडिया का एजेंट है, कौन पाकिस्तानी का एजेंट। एक होती है ख्वाहिश, ठीक है, एक होती है ख्वाहिश कि किसी मुल्क के साथ रहना, वो अपना फ्यूचर देखता है उस मुल्क के साथ। जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब की मैं मिसाल देती हूँ, वो आजकल जो है ख्वाहिश कर रहे हैं कि चाइना जो है ज्यादा पावरफुल है, तो चलो चाइना के साथ। ये उसके इख्तियार में तो नहीं है ना, वो तो अभी तक इंडिया बनाने चले थे, आज चाइना बनाने चले स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। एक होती है ख्वाहिश और वो उसका इजहार करना। अगर वो उनके कहने से इंडिया ही बन जाता स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, तो अभी तक बना लिया होता। वो तो सीएम भी रहे, उनके वालिद साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे उसके। तो एक होता है एजेंट होना। जो एजेंट होते हैं दुनिया में, किसी को पता ही नहीं होता जब तक कि वो पकड़े ना जाए किसी दूसरे मुल्क के हाथों, तब तक पता ही नहीं चलता कि कौन एजेंट था, किसको हायर किया गया था। तो मुझे समझ नहीं आती कि स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के आर पार के दोनों तरफ के लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ये बंदा जो सामने बैठा हुआ है, जो बात कर रहा है, ये एजेंट ही है या इंडिया का या पाकिस्तान का। ये आज तक मेरी बात समझ में नहीं आई। इसका जवाब मुझे कौन देगा आप तीनों में से? देखिए, इसमें एक चीज है, आपने कहा ना कि एक होता है ख्वाहिश, जिसको आप कहेंगे कि
जो प्रो एंड एंटी, ठीक है ना, कि अगर मैं सपोज मैं कश्मीर के बारे में मेरी ये ख्वाहिश है, यानी कि कश्मीर की तहजीब, हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मैं अलग रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं रहना पाकिस्तान के साथ, मुझे नहीं रहना इंडिया के साथ, ये मेरी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश ने मुझे प्रो इंडिपेंडेंट बना दिया, ठीक है। तो ये एक बात होगी। दूसरे बंदे की है कि उसको भी हक है, नहीं भाई मैं इंडिया के साथ रहना चाहता हूँ, कोई कहेगा पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, ये अलग चीज है। लेकिन ये जो एजेंटी का टैग है ना, ये एजेंटी का टैग मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ये कोई सच कहे, देखे मैं कोई बात सच करूं और वो इंडिया वालों को बुरा लगे, देन आई एम ISI एजेंट। अगर मेरी कोई बात पाकिस्तान को बुरी लगे, आई एम रॉ एजेंट। और मेरे साथ भी हुआ है ये, मुझे कहते हैं लोग, कभी कभी लिखते हैं दबी जबान से, ये तो हिंदुस्तान की जबान बोलता है, अब वो ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, ये तो दहशतगर्द है, समझे मेरी बात। तो इसलिए इन लोगों ने ये चीजें करनी है, और एजेंसीज का काम ही ये होता है, गिव बैड नेम टू डॉग एंड किल हिम। और फिर अगर किसी बेचारे को रास्ते में कोई चलता है ना, और ये वो कश्मीर में पागल हो गया, पागला, वो ना भी हो तो लोग उसमें पत्थर मारते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की मेजॉरिटी भी जाहिल है, जो खुद कुरान में हुक्म है कि फतह बैनु, तहकीक करो, हमारे लोग तहकीक नहीं करते। इरशाद मलिक ने बात की, जिनाब अली, हाँ बस इसने बात की, भाई ये कौन है, इसने बात की, ये नाउज़ुबिल्लाह पैगंबर है, ये जिनाब अली, ये वादा साहब ने बात की या रिफत ने बात की, हाँ जी इन्होंने बात की, ये टीवी पे बोल रहे थे। भाई ये टीवी पे बोल रहे थे, ये कोई फरिश्ते नहीं है, ये इनकी अपनी चीज है। तो ये हमारा मसला है कि फॉलो करो, और नतीजा ये कि अपना दिमाग भी हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और न इतने रुसवा नहीं होते, कश्मीर में ये परेशानी नहीं होती हमारी अभी तक। सही। दिस इज द प्रॉब्लम कि हम लोग जो है बस सुनी सुनाई बातों पे, हमारे मजहब में देखें, मजहब जो हम प्रैक्टिस करते हैं, इसमें 80% सुनी सुनाई बातें हैं, न जिनका हदीस से कोई ताल्लुक है, न जिनका कुरान से कोई ताल्लुक है। क्यों जी, मेरी दादी ने बताया था, मेरी नानी ने बताया था, ये तारीख भी ऐसी है, सुनी सुनाई बातों पे। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए मैं कहता हूँ ये लालमी है, ये लालमी हम में इल्म नहीं है अभी, वो नहीं कि हम अंग्रेजी पढ़े, उर्दू पढ़े, ये इल्म नहीं है। मुझे कंसर्न क्या है, कंसर्न मुझे ये है जब ये इस तरह के मैटर्स उठते हैं, ठीक है। अभी देखिए बाबर कादरी साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, उनके ऊपर, उनके किरदार के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया, टैग लगाया गया। इसी तरह शुजात बुखारी साहब का पहले एक पूरा वो किया गया, और बीच में आके जो मुफाद परस्त थे, जो उनको रास्ते से हटाना चाहते थे, उनको मौका मिला। अभी हम वसूख से नहीं कह सकते, क्योंकि वो मियां कुयूम साहब का नाम ले रहे थे, ठीक है, हम वसूख से नहीं कह सकते कि मियां कुयूम साहब ने ये करवाया होगा, क्योंकि उनकी कुयूम साहब के साथ नहीं कह सकता। देखिए ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन रिफत प्रॉब्लम ये है हम लोगों में कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो भी हमसे बन पड़े, लोग अभी कहते हैं कि लोगों को पता होता है कि ये नहीं है। एक होता है ना कि मुझे पता है, मुझे शक है आप पे, तो मैं बात करूं। लोगों को पता होता है कि ये बंदा ये नहीं है, लेकिन जमीन हिम उसको नीचा करने के लिए, उसको बुरा बनाने के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सही बात है। नासिर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पीछे वाले इनमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। दो चीजों में, मेरी पहली भी बात खत्म नहीं हुई थी। पहली, जो हमारी बहनें हैं, जो औरतें हैं, उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। अगर आपके खिलाफ कोई उठता है, आप एक ताकत बन के उभरिए, आप टीम बनिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और आगे चलिए। दुनिया में एक चीज है, जब तक आप पीछे रहोगे और दूसरों का सहारा ढूंढोगे, तब तक आपके आगे कोई नहीं है। आप अपनी एक ताकत हो, आप की अपनी एक पहचान है, दुनिया आपसे है, आप दुनिया से नहीं हो, ये हकीकत है। और आप आगे चलिए, अपनी एक पहचान है, आप उसको आगे रखिए, ना कि दूसरे की पहचान को और किसी को। आगे आइए दुनिया में, और मैं आपके साथ हूँ, पूरी कौम आपके साथ है। तो दूसरी जो बात है,
جو ہم بات کر رہے تھے ابھی، سوری، اس کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہو کہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ ایجنٹ ہے، تو اس کے بارے میں، کیونکہ میرے اٹس اے کامن تھنگ فار می ہر وقت. دیکھیے ایک چیز ہوتے، دو لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی دو پہچانیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ ان کو سوال پوچھو گے یا کچھ پوچھو گے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، وہ غلط ہوں گے یا ان کے غلطی ہوگی. جب آپ ان کو پروو کرتے ہو کہ آپ نے غلط کیا یا کچھ، ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ان کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ تو ان کا بندہ ہے اسی لیے یہ کر رہا ہے. پھر آپ جب ان کے خلاف بولتے ہو، وہی کیس آتا ہے کہ وہ تو ان کا بندہ ہے. اب کیا ہوتا ہے، سب سے بیسٹ ہوتا ہے، جیسے میرے بھائی نے بتایا، کیا ارشاد بھائی نے، کہ ہمیں دیکھیے ہر کسی چیز کا ایک انسان کو ٹیبل پہ جب آئے نا، یا کسی چیز کو سنے یا اس کو اپنی ایک نالج بھی ساتھ لانی ہوتی ہے، اپنی بھی ایک رائے لانی ہوتی ہے، اپنی بھی مینٹیلٹی لانی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ سن رہا ہوں کیا یہ حقیقت ہوگی، میرا ایکسپیرینس اس آدمی کے ساتھ کیا ہے، میری اس آدمی کے ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کیا ہے. نہ کہ آپ کو اگر کوئی بتائے گا، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ایک پہچان بنائی ہوتی ہے، اور اس پہچان کو، اس چیز کو، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اس کو وہ ہمیشہ بولتے ہیں، جیسے ہندوستان میں بتاتے ہیں ہندو خطرے میں ہے، نہیں ہے، کیسے خطرے میں ہو سکتا ہے، میجورٹی ہے، بٹ اٹ از دا وے ہمیشہ وہ کرتے ہیں. اب ایک کامن پرسن کی ایک جو ہوتا ہے، ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، کیا ہندو خطرے میں ہے، کیا نارملی میری لائف خطرے میں ہے، کیا میں باہر جا سکتا ہوں، ہر کوئی چیز ہے خطرے میں، کس کی ہے، مائنورٹیز کی، اس کو چھپانے کے لیے. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ دوسرے کے اوپر غلط الزام لگاتے. سیم گوز ود اے وومن، کہ ایک آدمی دوسرے عورت کو، کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کرتا ہے، خود تو یہ کچھ نہیں کریں گے، خود تو آگے نہیں جائیں گے، خود تو نہیں کریں گے پہلے، پھر جب ایک رفتوانی اٹھتی ہے اس کے خلاف تو جانا ہی ہے. اب کوئی میری دوسری بہن قوال حیات وہ اٹھے گی تو لازم. تو ہمیں ایک چیز ہوتا ہے کہ ایک انسان جو اس میں، یہ جو بھائی نے بتایا، وہاں پر انسان وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ایک نالج لے کر آتے، اپنی ایک پہچان لے کر آتے، اور اپنی ایک ایکسپیرینس لے کر آتے، پھر اس کو دیکھتے ہیں دوسرے انسان کو، اور وہ پھر اس کو جج کرتے. ایک جس نے کبھی وہ بولتے ہیں نا، نمک کا یہ نمک نہیں چکھا ہے، اس کو نہیں پتا ہے نمک کیا ہے، اس کو آپ بتا بھی نہیں سکتے ہو نمک کیا ہے، آپ اس کو پروو بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کو وہی ہو گیا کہ اندھیرے میں، مطلب وہ بتاتے ہیں نا، اندھے کو مکھ کا دکھانا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ تو وہی بات ہوگی. تو ویسی چیز ابھی ہے کہ آپ جو بھی کرو گے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کو ٹیگ لگائیں گے کسی اور کا. میرے کو بھی بتاتے آپ ہندوستانی ایجنٹ ہو، یہ بھی بتاتے. اب ایک چیز میں بتاؤں گا، میرے وہ لوگ بولتے ہیں جن کے لیے ہم نے خون دیا ہے، کیونکہ میں سوال ہر کسی سے کرتا ہوں، تو یہ ہماری حقیقت ہے. بالکل صحیح بات ہے. کنول جی، یہ مثلا آپ تو جہاں پہ آپ رہتی ہیں آپ نے اس پہ کمپلین بھی کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک جو آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ کوئی ایسا قانون نہیں لا سکتی خواتین کے لیے کہ جہاں پہ، کیونکہ اتنی زیادہ خواتین کی کریکٹر اسیگنیشن ہوتی ہے وہاں پہ، جو پالیٹکس میں بھی انوالو ہیں یا باقی عام طور پہ بھی ہوتی ہے، سوشل میڈیا کا ایک پوری دنیا میں ایک قانون ہے. تو کیوں آزاد کشمیر میں آج تک ایسا کیوں قانون نہیں بنا کہ اگر کسی خواتین کی، کسی خاتون کی کردار کشی ہوتی ہے، نہ صرف خاتون کی، کسی میل کی بھی کردار کشی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر ٹرولنگ ہوتی ہے یا اس کی پکچرز کو موب کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر کیوں آج تک کوئی قانون نہیں بنا؟ اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ خواتین کی اسمبلی میں ہوتے ہوئے ابھی بہت ساری جو پولیٹیشین یا جو سول سروسز سے کچھ خواتین تھیں، جیسے تہذیب صاحبہ کا، ان کے پیچھے بڑا وہ چلا تھا، ڈی سی ہیں وہ، اب سیکرٹری ہیں میرے خیال سے آج کل. تو اس طرح کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر ایک بڑے لیول پر جو ہے وہ کمپین کی گئی اور بڑا ان کی کریکٹر اسیگنیشن کی گئی. تو وہی خواتین جو ہیں اسمبلی میں بیٹھنے کے باوجود اپنے لیے کوئی قانون نہیں بنوا سکی آج تک. ایسا کیوں؟
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिर्फ कश्मीर की असेंबली का इशू नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आप पार्लियामेंट को देखें तो दरताज गुल साहिबा को, कमर शोजत साहिबा जो हैं, हमारी बहुत सारी जो पॉलिटिशियंस हैं, आप अक्सर अगर टीवी पे, नहीं मैं दोनों की बात करती हूँ, अगर आप देखें ये एक दूसरे कि औरतों को गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी यही हाल है, और पीछे रह गई जो कश्मीर की असेंबली, उसका भी अल्लाह ही हाफिज है। मेरी इंशाल्लाह कमिंग वीक में मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट साहब से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, तो मैं उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम देखिए, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे FIA भी है, हमारे पास यहाँ पे एक मीडिया सेल जो है वो बना हुआ है, कंप्लेंट सेल बना हुआ है कि खवातीन जो है वहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं और प्रूफ के साथ। लेकिन मसला ये है कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, मेरी तस्वीरों को किया है, उसको मैं उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट कर भी दूंगी, वो मेरी तस्वीरें हट भी जाएंगी, उस शख्स को पकड़ भी लेंगे, अरेस्ट भी किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि क्या ये चीज खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन रिफत, ठीक है, देखिए आप रिफत जर्मनी में बैठी हुई हैं, आपने बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं, आपने कंप्लेंट्स की हैं, आपने बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं, मैंने भी कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन देखें लोग बात नहीं फिर भी आते हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुनिए। इरशाद साहब, क्या आप यूके में बैठ के किसी भी खातून के बारे में बात कर सकते हैं, या सड़क पर किसी औरत को घूर सकते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजन क्या है? कानून है। कमल जी, आप ये नहीं कह सकती कि कानून बना नहीं, कानून होगा। एक सेकंड देख, कानून पे अमल नहीं होता हमारे। यही बात मैं आपसे कह रही हूँ ना, कानून है, कानून हर जगह पे है, लेकिन कानून पे अमल नहीं किया जाता। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले मैं इस चीज पे ना कि एक आप बहुत छोटी है, दोनों मुझसे बगैर बड़े भाई की, एक मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि ये जो बदनामी है ना, और ये जो हमारा ना मेल डोमिनेटेड ये जो सोसाइटी रही है इब्तिदा से, कि दुनिया की जो अजीम तरीन जो खवातीन है कि जी, उनकी भी की गई है असैसिनेशन। मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से हजरत मरियम के बारे में लोगों ने गलत बातें की, ठीक है, और हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में, और वो मुसलमान थे और उसी दौर के थे, गलत बातें की कि अल्लाह पाक को खुद गवाही देनी पड़ी सूरह नूर में 10 आयतें भेजी, ये बकवास करते हैं। अच्छा, हमारा जो दूसरा जो डिफरेंट मजहब जो है, जो सीता जी हम एहतराम करते हैं, ठीक है ना, वो उसके खिलाफ बातें लोगों ने की, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये गलत लोग आज ही नहीं है, ये बहुत पहले से थे। अलबत्ता ये चीज है कि कानून की अमलदारी जरूरी है, लेडीज को भी उनके साथ बातचीत होती है, चुप नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मसला ये है, हम पाकिस्तान में, इंडिया में, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में आर पार दोनों तरफ कानून ही नहीं है। इम्प्लीमेंट तो तब करवाएंगे ना जब कानून होगा। नहीं, आपने फिर पढ़ा ही नहीं है, 7 साल कैद है, कानून बना है, कानून पे असेंबली में नहीं है। ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ पे जो बड़े लोग हैं ना पाकिस्तान में, जितने भी ये अब थोड़े आगे हैं, ये वही पुराने जमींदार जहन के लोग, वो वडेरे, ठीक है, कि बीवी को उधर रहना है, कोई देखे नहीं, ये ना करे, ये ऐसी जहन के लोग हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। कानून तो है, कानून क्यों नहीं है? कानून है। मैं कुछ सर, आपने मेरा पॉइंट नहीं समझा। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए 2-4 लोगों को पकड़ भी लिया जाता है, उनकी आप देखें जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में रेप केसेस हो रहे हैं। मेरा ख्याल से जब ज़ैनब का केस हुआ था तो उसको, इमरान को फांसी भी लगाया गया था, तो क्या उसके बाद जो है वो अब देखिए क्या रेप नहीं हो रहे? देखिए इसी तरह देखें रिफत वानी साहिबा, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, मेरी की गई, लेकिन हम दोनों ने कंप्लेंट्स भी की, मे भी इन पे अमल भी हो, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या ये लोग बाज आ जाएंगे? I want to come in. मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ।
नासिर भाई, जी जी रिफा साहब आप बोलें। ज़ैनब को इसलिए सजा हुई कि पूरा मीडिया, तमाम अवाम जो है सड़कों पर आए। उसके बाद किसी को सजा इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने इसको एक रेगुलर प्रोसेस की तरह जो है वो लेना शुरू कर दिया। ठीक है, भाई फोन जी दिखा ये एक आम एक रूटीन बन चुकी है। जब यही जब कोई हमारे मुआशरे में से कोई एक मर्द किसी औरत की किरदार कुशी करता है, जब सारे मर्द निकलेंगे, भाई अगर तुम्हें लगता है कि ये बद किरदार है या ये अपने वतन के लिए ठीक काम नहीं कर रही, तो तुम अपने माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को लेकर आओ, उसको बोलो जी आजादी कश्मीर में शायद वो बेहतर काम करे, उनको भी तुम नहीं निकालोगे, लेकिन दूसरों की माँ बहन बेटी के ऊपर तुम। अभी हमारा कुछ औरतों वाला आज बन गया सारा एक ही तरफ। ये इरशाद मलिक साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की कि देखें औरतों की किरदार कशी करते हैं, और जिस तरह इन्होंने ये पहले भी कहा कि देखें कानून यहाँ पे बने हुए हैं लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं किया जाता। तो तरबियत की कमी, जिस तरह इन्होंने कहा कि तरबियत की कमी, सबसे मैं मेन बात यही कहती हूँ कि जब तक आप तरबियत अपने बच्चों की खुद देखें, मैं एक औरत हूँ, आप भी एक औरत हैं, मेरा ख्याल से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। और मैं एक बात सिर्फ कहूंगी, कश्मीर के लोग जो हैं वो देखें ये समझते नहीं है। जो अगर मैं इलाके पाकिस्तान की बात करूंगी तो मुझे गालियां देंगे, अगर आप खुद मुख्तारी की बात करेंगे तो आपको इलाके पाकिस्तान वाले बुरा भला कहेंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों आप किसी को बात नहीं करने देते। आपका भी राइट बनता है, मेरा भी राइट बनता है कि हम बात करें कश्मीर के बारे में। उसमें थोड़ी सी हिम्मत भी दिखानी चाहिए। मेरी एक बहन ही है आप आजाद कश्मीर की, उसकी कैमरा थोड़ा सा खराब हो गया। जी मेरी एक ओह माय गॉड जी, मेरी एक बिल्कुल बहन जैसी है आजाद कश्मीर से, तो वो आर्टिकल वगैरह लिखती है। एंगेजमेंट उसकी होगी तो उसके वो मतलब जो फियांसी था निकाह नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ रिंग्स हो गया था। उसने कहा तुम ये नहीं कर, ऐसा ना लिखो, वो ना लिखो। उसने कहा क्यों? उसने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, तो मेरे बहस नाराज हो जाएंगे। उसने कहा भाई ये तो मेरा सोच है। उसने कहा नहीं आप प्लीज। उसने जाके बाय हैंड नहीं भेजी, एड्रेस पूछा उसका, वो रिंग निकाल के बाय पोस्ट उसको भेज दी। उसने कहा तेरी मेरी मंगनी खत्म, अभी शादी भी नहीं हुई है, तू मेरी सोच पे कंजन लगा रहा है। इसी तरह से अगर कोई किसी औरत पे, चाहे ये देखिए ये ज्यादती गैरों से ही नहीं होती है, ये अपनों से भी होती है। भाई भी अपनी बहन को दबाते हैं ना, ये तुमने नहीं करना, बाप भी दबाता है। मैं एक और अच्छा चलें, अभी हम जरा इससे बाहर आते क्योंकि इस पे हमने काफी बात कर ली है। हम दोबारा से उसी चीज पे जाते हैं जो बाबर कादरी साहब का हम मैटर ले लेते हैं, या हम ले लेते हैं मैटर शुजात बुखारी साहब का या अब्दुल गनी लोन साहब का। चले बाबर कादरी साहब का जो केस है इसको रिजॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तहकीक होने में। कल एक जर्नलिस्ट है हमारे कश्मीर से ही, मैं उनको सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि जी वो लोग आए हैं और उन्होंने जी उनके माथे पे गोली मारी है, जबकि उनके माथे पे एक गोली भी नहीं लगी है। ठीक है, ये हमारे उनका हाल है कि वो जल्दी पकड़े जाएंगे और उनको जो है पहले ही वार्न कर दिया गया था, ये कर दिया गया था। भाई सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई उनको? ठीक है, दूसरी बात, आज तक हमें ना अब्दुल गनी लोन साहब के कातलों का पता चला, ना ही हमें पता चला कि शुजात बुखारी साहब को किसने मारा, और मुझे यकीन नहीं है कि बाबर कादरी साहब के कातलों का भी पता चलेगा। मौलवी फारूक ना भूल जाए, डॉक्टर गोविंद ना भूल जाए, काजी हुसैन ना भूल जाए, डॉक्टर वानी ना भूल जाए, डॉक्टर दूसरा वानी ना भूल जाए, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां। अब्दुल मजीद डार साहब हो गए, बहुत सारे नाम हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी फौज के होते हुए कैसे टारगेट किलर्स जो हैं वो आते हैं, वो कत्ल कर देते हैं, और फिर ये उसके ऊपर तहकीक करते हैं और तहकीक का रिजल्ट ही नहीं आता। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये खुद मारते हैं ना, खुद कत्ल करते हैं, तो वो कैसे तहकीक करेंगे? इरशाद साहब और नासिर भाई, आप दोनों का क्या इस पे हुआ है? देखिए मैं इसमें ये कहता हूँ इंटरेस्ट नहीं है, कश्मीरी मरते हैं। और मैं इधर एक स्टैंड लेता हूँ कि इसमें दोनों बंदूक इन्वॉल्वड है। गनी लोन के बेटे ने कहा कि मेरे बाप को इंडिया ने नहीं मारा। मीर वाइस कहता है कि मेरा बाप को इंडिया ने नहीं मारा।
गाजी हुसैन का बेटा कहता है कि मेरा बाप इंडिया के हाथों नहीं मारा, अपनों ने मारा है, ना पाकिस्तान ने मारा ना इंडिया ने मारा, कश्मीरियों ने कश्मीरियों को मारा है। इस बात को क्यों नहीं मानते हम लोग? कश्मीरियों ने कश्मीरियों को मारा है, हिजबुल मुजाहिदीन ने जेके वालों को मारा है, जेके वालों ने हिजबुल मुजाहिदीन को मारा है, अस्करी तंजीमों ने एक दूसरों को मारा है कश्मीर में और मारते हैं। इस बात को खुदा के लिए क्यों नहीं, कब तक हम एक दूसरे को नहीं जानते? 90s के एरा में 90s के बाद की कश्मीरियों ने कश्मीरियों को मारा है, इसमें दो राय नहीं। कश्मीरियों ने कश्मीरियों को मारा है, इसमें सब पाकिस्तान पे ब्लेम लगाते हैं, पाकिस्तानी आके मार गया। नो, हिंदुस्तान ने भी सबको, हिंदुस्तान ने भी मारे, मिलिटेंट्स मारे, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें जो है जिनका हम नाम ले रहे हैं, ये कश्मीरियों ने खुद मारे। अब किसके इशारे में मारे वो दूसरी बात है। जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी आई हैव टू रेज माय वॉइस बिकॉज मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। इरशाद भाई, एक चीज देखिए, when we are talking we need to keep emotions on side for a while and think for a reason that if we are on the TV we need to make sure that we come up with some sort of solution also, कि हमारे पास एक solution भी हो ताकि हमारे जो लोग होते हैं उनको एक बात ऐसी भी मिले जिससे उनको फायदा हो, ना कि हम कंप्लेन पे कंप्लेन किए जाए हर किसी जगह। that shouldn't be the topic. The topic always should be what outcome will come out of this. तो हमारी एक चीज जो है, जो आप बता रहे हो, किलिंग जो होती है, ये हमेशा होता है, ये एक कश्मीरी करता है या कोई करता है। ये देखिए, एक चीज जो होता है ना, एक होता है जिसे हम स्लीपर सेल कहते हैं, उसका जॉब होता है किलिंग करना। तो फिर किलिंग कौन करवाता है? आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि जब खिचड़ी पकती हो ना, आपको ये नहीं दिखाता है कि उसमें कि क्या पक रहा है। इस सब का सोल्यूशन जो होता है वो मैटर करता है। देखिए, जब एक कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, इट डजंट मैटर, हैवंट यू हर्ड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर? तो जो कश्मीर में होता है, आप इसको किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी हम उस जिसने ये बात की है कि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, वो दुनिया का सबसे बदबख्त इंसान है जिसने ये बात की। let me complete this first. रही बात है तो फिर किसी की लड़की को ही उठा के ले जाए, और जो इंटरनेशनल रूल्स जो है हमारे इस्लाम ने जो no, you are going to the wrong way. You know, this is exactly I'm trying to explain you. That's the freedom of speech, is that the time when I was trying to make some point, you came up with this किसी लड़की को, आपके जहन में किसी की लड़की कैसे आई? If I go to that is our problem. That is, I will never bring, मैं कभी किसी लड़की को इसमें नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो भी किसी की बहन है। मेरे को एक मेंटालिटी रखनी है that I have to keep it away from this mindset up, कि हमें किसी टाइम पे कोई एग्जांपल दे। एक मिनट, just wait and listen to me, you might get something. Okay, please. No, I always try to, because मेरे एक चीज प्रॉब्लम है कि I will look for a solution than an argument. Argument will bring us nothing. It will bring us only that we are blaming on each other. जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, मैं एक चीज बताऊंगा, क्योंकि मेरे घर में भी टारगेट किलिंग हुए। हमारे कम से कम, अगर हमारे कम से कम 35 लोग हो गए होंगे। देखिए, एक चीज होता है, हमेशा ये होता है कि आप एक जो ये होता है, ये इसका एक एंगल होता है कि एक टारगेट करते हैं ना, उसको एलिमिनेट करते हैं, उसके पीछे कोई और हकीकत होती है। जैसे मैंने पिछली दफा बात कर रहा था कि एक एंगल ये होता है कि अमरनाथ यात्रा पे टारगेट किया गया कि अमरनाथ यात्रा टारगेट होने वाला है। पीछे से कौन सी प्लानिंग थी? आर्टिकल 370 को खत्म करने की। पंडित इसको आगे लेकर आए, महारा वयुसत अयोशु यतपट, उनको आगे लेकर आए। वहां पर आप बीजेपी कहो, पीछे से उनके, एक मिनट, पीछे से उनके सारे राइट्स खत्म हो गए जो उनके फायदे थे ना। अब वो पछता रहे कि हमारे फायदे ही खत्म हो गए, क्योंकि उनको रेफ्यूजी फंड वो खत्म हो गए। तो हमेशा एक चीज होता है, आपका जहन किसी और जगह पर लेकर जाते हैं और पीछे से कोई और काम होता है। पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक किया गया, वहां पर इलेक्शन का फायदा किसको हुआ? दिस इज ऑलवेज ए गेम। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है that we have to look for a solution then for this. आपने बताया ये हमेशा, ये देखिए, ये किलिंग इसके बाद भी होंगी, इसके बाद होंगी। हमारा ख्याल इस पे जाना चाहिए, इसको कैसे रोक सकते हैं।
इसके ऊपर कैसे रोक सकते हैं? वो इस तरीके से रोक सकते हैं जब we will look for the solution. क्या अब अगर हमारी सोच ये होगी कि इसको रोकना है, then we will go for a solution. जब आप हम सोचे कि ये होगा तब हम solution की तरफ नहीं जाते. तो हमें कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि इसको रोकेंगे कैसे, how we will. और एक चीज होता है, अगर कोई आप अपना कंटिन्यू करें, मैं इसमें पॉइंट ऐड करती हूँ. बाबर भाई की अगर हम इस पूरी जो उनकी जो असैसिनेशन हुई, उनको जो घर के अंदर घुस के मारा गया, उसकी बेस क्या बनी? यही देखिए, ये आप फिर उसी में लाती है ना. हम किसी चीज पे जा ही नहीं सकते. डिबेट में अगर कोई बात हो रही है, जैसे कि ये भाई कहते हैं कि हमें किसी कंक्लूजन पे आना चाहिए, जब हम इन चीजों में जाते हैं ना कि इसका कोई सेटअप नहीं रहता. मैं आपको बता दूं, एवरीथिंग अभी हम जब अवरोधों की बात करते हैं, इधर बाबर साहब की बात आती है, उधर बात, ये मैस होता है. इसको दाल सी बनी है आज की इस मीटिंग में ना. मुझे समझ में नहीं आता कि किस पर बात करें, किस तरह नहीं बात करें. मसला ये है कि जब हम देखते हैं कि यू कैन everything you can borrow from your neighbors, from your relatives, but what you not borrow is your wisdom. हमारे लोगों ने विजडम, जब तक इन्होंने कहा कि इसका क्या हल है, किस तरह से फर्दर किलिंग उसको रोकें, अब हम इस चीज के मुतमिन नहीं हो सकते. जो हो गया आज तक हो गया, कोशिश करें कि आगे ना हो, ये एक चीज है. और लेकिन उस चीज के लिए भी एक चीज जरूरी है कि हम यकसू होकर सोचें. क्या ना हो कि किलिंग ना हो. नहीं स्टार्ट कहां से हुआ? रात बुखारी को मारा गया, कहां से हुआ? उस किलिंग को रोकने के लिए, मजीद किलिंग्स को रोकने के लिए आपने क्या करना है, जिस तरह से ना, जब आपने दाल बनानी है ना, दाल बनाने के लिए आपने पहले चूल्हा जलाना है. चूल्हा ये है कि हम सबको एक होकर, एक यक दिमाग होकर पहले सोचना है कि हमारे जो कश्मीर में हम इधर बैठे हुए हैं ना, थोड़ा बहुत हमें ये फैसिलिटी है. कश्मीर में, चाहे आजाद कश्मीर में या हमारे कश्मीर में, हमारे ब्रेन जो है ना, वो खुद नहीं, वो कोई दिल्ली से चलता है, कोई यहाँ से चलता है, इस्लामाबाद से चलता है. जब तक हम अपने दिमाग खुद सोचना ना शुरू करें, तब तक हमें, मेरे भाई यंग मैन, तब तक हमें कोई सोल्यूशन आएगी नहीं. द फर्स्ट थिंग इज कि हम अपने बारे में खुद सोचें, अपने दिमाग से सोचें, बाहर दिमाग से ना सोचें. उधर से आती थी, फोन आ गया, तो जो हमारे लीडर है फारूक अब्दुल्ला बात नहीं करेगा, दिल्ली से कंसल्ट करेगा. हमारे फारूक अब्दुल्ला इज नॉट आवर लीडर, फॉर जस्ट वांट टू मेक दैट पॉइंट. लेकिन वो कश्मीर एक तबका है, उसको वो मानते हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त एक तंजीम है, चाहे कमजोर है, वैली में वो बात स्ट्रॉन्ग है. 2% है, फॉलो है. जितने भी है ना, देखें जितने भी है ना, वो एक तंजीम का लीडर है जिसके साथ लोग हैं, चाहे 10% है या 5% है. ये बार आप देखें, 2-4 साल पहले देखें इलेक्शन में किस तरह से वोट पड़ते थे. हेड ऑफ द पार्टी और लीडर में एक बहुत दुनिया फर्क होती है. कमेंट उठाया, इनका बड़ा वैलिड वो पॉइंट है. वो कह रहे हैं कि क्या ना किया जाए कि टारगेट किलिंग जो है वो रुक जाए. Exactly. That's the thing. First of all, अगर हमारे वहां पर एक चीज होता है, कोई टारगेट किलिंग होती, कोई चीज होती है, उसके पीछे वजूहात है. वजूहात ये है कि हम, पहली चीजें जो होती है, अगर आपको टारगेट किलिंग होती है, वो टारगेट किलिंग किस वजूहात पे होती है? पहले आपको एजुकेट करना है, आपने आपको इन मफादों में नहीं पढ़ना है. और दूसरी चीज जो है, अफवाहें, इन पे नहीं गौर करना है. और तीसरी चीज है, किसी के कठपुतली मत बनो. मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि फाइट लाइक ए कश्मीरी लॉयन देन समबडी इज डॉग. सो एक चीज जो होता है हमारे कश्मीर में, ये जो होता है, ये होंगे, ये किलिंग्स होंगे, मगर इसको हम रोक सकते हैं. जैसे मेरी बहन ने कहा कि हमारे औरतों पे कोई लॉन्चिंग होती है, उसको मतलब अगर हम इसको खिलाफ लड़ेंगे, क्या हम इसको रोक सकते हैं?
اس کو بھی روک سکتے ہیں, مگر یہ پروسیس تھوڑا سلو ہوتا ہے, بٹ ایٹ لاسٹ یو ول بیئر دا فروٹ. تو ہمارا جب ابھی کشمیر میں کلنگ ہوتا ہے, یہ ہے پہلے آپ ایک چیز کام کیجئے, ان کی کوشش ہوتی ہے آپ کے اندر خوف پیدا کرنا, آپ کے اندر وہ کہ آپ باہر نہ آ سکتے ہو, مگر اب اگر سب بولنے لگیں گے نا, ان کی یہ پھر سبوں کو تو نہیں مار سکتے, سبوں کو تو نہیں ختم کر سکتے. ابھی دیکھیں کچھ ہی لوگ بات کر رہے ہیں کشمیر میں, اینڈ دین اٹ از ایزی فار دیم ٹو ٹارگیٹ دوز پیپل. جب ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے وہ ایلیمینیٹ ہوتے ہیں, کچھ ہی لوگ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. جب آپ ایک بڑی پکچر رکھتے ہو, اب اگر سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ انگلینڈ میں ایک لڑکی کے اوپر مطلب کوئی کچھ بات نہیں کہہ سکتا ہے, کیوں نہیں, کیونکہ انہوں نے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہے, آپ کے محدود, آپ کے وہاں تک, آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے ہو. تو ہمیں ایسا ایک نظام تیار کرنا ہے جہاں پر ہمیں نوجوان سارے لڑکوں کو, سارے عورتوں کو, سارے بھائی بہنوں کو پہلے اس خوف سے ختم کرنا ہے اور آگے رکھنا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی آواز اٹھائے, جب ہر کسی کونے سے آواز اٹھاتی ہے اس کو کوئی نہیں دبا سکتا ہے. گاندھی کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا تھا, مگر اس کے بعد اس نے ایسا نظام لایا تھا جس کو پھر اس کا ایک اپنا نظام تھا, اس کو جو مودی نے ختم کیا. اب دیکھیے عورتوں کا بھی وہی سین ہے کہ اگر آپ ایک نظام قائم کرنا چاہیے, آپ سے ہوگا, کیونکہ بنیاد آپ سے ہوتی ہے. ایک کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ سے ہوتا ہے, آپ اس کی تربیت دے سکتے ہو. معاشرے میں اگر کسی ماحول میں آپ کے سامنے کوئی ہے, آپ اپنے بھائی کو سکھائیے تربیت, کہ ایک عورت کو کیسے, اس کی وہ کیا کرتا ہے, سوشل میڈیا پہ کہاں پر کیا لکھتا ہے, کسی جگہ پر کیا, اس پہ نظر رکھے, اس کو وہی پر پکڑیے. بھائی میرے, اگر آپ کی بہن کو, اپنی بہنوں کو, اپنے ہر کسی اینگل سے ان کو پکڑیے, تب جا کے آپ سکسیسفل رہو گے. اگر آپ کمپلین پہ بیٹھو گے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. میرا ایک چیز ہے کہ آپ جب تک کمزور ہوگے آپ کو کھسلا جائے گا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کھڑے ہو جائیے, کیونکہ یو آر پاورفل ایز اے مین. آپ نے ایک دنیا میں ایک دیکھیے جتنے بھی ولی آئے, جتنے بھی پیغمبر آئے, آپ سے آئے, تو اپنی طاقت کا دیکھ لیجیے. آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے, آپ کا مقام بہت بڑا ہے. اس مقام کو دیکھیں, اس کی بھی قدر کیجئے کہ آپ کا مقام کیا ہے, اور دنیا کو بھی دکھائیے کہ آپ کون ہو, انشاءاللہ. اور یہ ہمارے ٹارگٹ کے لیے it's simple. Raise voices, everyone stand together, raise voices, don't listen anyone else, listen to yourself. وہ دیکھیں ہمارا جو بچہ تھا وہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہے نا, وہ آرمی نے کی, وہ ہینڈی کیپ تھا, ذہنی معذور تھا وہ بچہ, کوئی اور آیا, کسی اور نے گرنیٹ پھینکا, انڈین آرمی نے اس کو ٹارگٹ میں مارا. 17 ایئرس کا تھا وہ ٹوٹل, اور اس کی ماں کو جو ہے اس کا جنازہ بھی نہیں کیا گیا, اور کہا گیا کہ جی یہ اپنے ساتھ بم باندھ کے آیا تھا. تو یہ بھی تو ٹارگٹ کلنگ ہے نا, اس کو صرف اس جرم کی سزا دی گئی کیونکہ وہاں سے گزرا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا انلیس ہمارا معاملہ سدھرتا نہیں ہے. جب تک کشمیر میں ایسے حالات ہیں, کلنگز بھی ہوں گی, غلط کام بھی ہوں گے, ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ہوں گی. جہاں پہ آرمی آتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر لوگوں کا جو مرنا جینا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس چیز میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم سربینا ہمارا طریقے سے, جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ تالا جو ہے اس کو چابی سے کھولو, سر سے نہ توڑو, اس کو سر ٹوٹ جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی یہ پہلے بابر صاحب سے بات شروع ہوئی, پھر ادھر ہوئی, میں آج پروگرام میں بالکل کنفیوز ہو گیا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے. اب یہ سمپل سی ہے کہ جب فریڈم کی بات یہ بھی تو دیکھیں, یہ دونوں کریکٹر اسیسینیشن میں آتا ہے نا, کہ الزام لگایا جاتا ہے عورتوں پر بھی مردوں پر. عورتوں کا الزام الگ ہوتا ہے, مردوں کے لیے الزام الگ ہوتا ہے, ان کو اوپر ان کو جو ہے نا مار دیا جاتا ہے, ان کے اوپر وہ الگ ہو جاتا ہے, لیکن چیزیں سیم نہیں ہوتی ہیں. رفت میری بہن, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوگی پہلے کون کھڑا ہوگا؟ آپ ہوگے نا, اس کے بعد آپ کے جو چاہنے والے ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے نا آپ کے ساتھ, پھر آپ کے گھر والے کھڑے ہوں گے, ماحول کھڑا ہوگا جو آپ کے سپورٹ میں ہے. پھر آپ اس سپورٹ کو لے کر ایک نظام تیار کیجئے اور اس نظام کو آگے لے جائے تاکہ دنیا دوسرے بھی چینج ہو جائے. یو کی ناٹ ایکسپیکٹ چینج رائٹ ناؤ, رائٹ دس مومنٹ. اس میں ٹائم لگتا ہے اس نظام کو قائم کرنا. اس کی سب سے بڑی جو آپ لوگ ہیں نا, آپ کو ایک چیز کرنا ہے. اور دیکھیں میں اس پہ آپ نا یو ول تھنک اباؤٹ دس, میں نے اس کے اوپر بھی سولوشن لکھا تھا. میں نے ایون انڈیا کو بھی وہ سولوشن آفر کیا تھا جو وہاں پر ان کے عورتوں کے اوپر وہ ہوتا ہے, اس کے لیے بھی, یا جو ریپز وہ, یہ میں ان کا نام بھی نہیں لیتا,
it's a shame to us. उनके बारे में भी उनको मैंने बताया था, सबों को उन्होंने बताया वो will contact you. So one thing is, आप देखिए एक सिंपल सा आइडिया था, आप एक ऐप बनाइए जिसपे हर कोई औरत बैठेगी, हर कोई मर्द बैठेगा, कि अगर किसी जगह किसी औरत के खिलाफ होता है, वो वहां पर उस एरिया में वो सिग्नल जाना चाहिए और वहां के लोग बाहर निकलने चाहिए उसके सपोर्ट में. इजी है ना, बड़ी रॉकेट साइंटिस्ट तो नहीं है, यूज नहीं है हमारे यहाँ. देखिए अब ये चीज है, अगर आप उनको दोगे ये करने के लिए, देखिए एक चीज होता है, जैसे हमारे मोहल्ले में अगर किसी को कोई हो जाए चीज, वो अगर चिल्लाएगी 100 उठेंगे, बट वो बिजली नहीं होती जी, इतना कैसा बिजली नहीं है. अभी ये वकार बेचारा प्रोग्राम से गायब हो गया, लग रहा वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. मुझे इस पूरी निचोड़ समझ में आया. We are again going for the complaining that we don't have electricity and this thing. देखिए एक जो ऐप होता है ना, it works in a 2 different ways. एक वायरलेसली होता है जो सिग्नल भेजता है, और एक इंटरनेट की जरूरत होगी. There is an option. If we want, we can create any option possible. उस एरिया, उस डायमीटर को ये कवर कर सकता है. आप देखिए ये चीज. बाकी जो हमारा ये हो गया, देखिए टारगेट वारगेट वो, ये देखिए हमें पहले सोल्यूशन लाना है कि हमें क्या चाहिए. पहले कश्मीरियों को एक होना चाहिए और अपना फैसला करवाना चाहिए, ताकि इस मुसीबत से नजात मिले, तो आपको अपने हुकूक मिले, तब आप डिसाइड कर सकते हो. जब तक आप उन चीजों के लिए लड़ सकते हो, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, जो आप नीचे की बातें कर रहे हो, आपको एक बड़ी पिक्चर रखनी है. हमें इस सब चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. आपको सबसे बड़ी चीज जो है, जो आपका ये कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करना है, इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना है, फिर जाके आप अपना एक सिस्टम तैयार कर सकते हो. उस सिस्टम के अंदर आप काम कर सकते हो, उस सिस्टम को आप बना सकते हो. आप इस वक्त सिस्टम नहीं बना सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल. और इस वक्त आपको हमेशा इंटरफेयर होगी मल्टीपल बॉडीज की, और उन मल्टीपल बॉडीज अपने तरीके से उसको चलाएंगे. It's always gonna be there and it will always be there. What is the end? That you create your own system, stand for yourself. पहले अपना एक राइट लो, अपने आप को पहले आजाद करो, फिर जाके आप एक सिस्टम तैयार करो. जैसे मैंने अपनी बहन को भी बताया, आप अपना सिस्टम तैयार कर, पहले आप तो खड़े हो जाना, आप अपना एक सिस्टम बनाइए. नहीं, मुझे एक और चीज है ना, मुझे जो पूरी डिस्कशन का जो मुझे निचोड़ नजर आता है ना, वो ये है कि लेक ऑफ ट्रस्ट, लेक ऑफ जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो, और एक जो है ना, जो सपोर्ट हम लोगों को देना चाहिए, वो एज अ नेशन हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दे रहे, क्योंकि हमें डिवाइड किया गया. इतने तो हम बेवकूफ या बच्चे हैं नहीं कि हमें कोई डिवाइड करे. मुझे लगता है कि इसमें हमारी अपनी खामी है. हम कभी एक दूसरे के खिलाफ सपोर्ट नहीं, एक दूसरे के जो लेक ऑफ ट्रस्ट, सॉरी लेक ऑफ ट्रस्ट कैसे, कौन सा लेक ऑफ ट्रस्ट? मसलन अभी आप खड़े हुए हैं, तो जैसे आपने इरशाद साहब, आपकी ही एग्जांपल है, आपने कहा कि सबसे पहली शहादत हमारी हुई किसकी? मकबूल भट्ट साहब की. ठीक है, तो क्या वो लेक ऑफ ट्रस्ट नहीं था? इंडिया ने कहा कि ये पाकिस्तान का एजेंट, वहां से आया कि ये इंडिया का एजेंट, और लोगों के अंदर क्या लेक ऑफ ट्रस्ट नहीं था? लोगों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया जब तक उनकी जान नहीं गई. वही बुरहान वानी के साथ हुआ, लेक ऑफ ट्रस्ट था. उसको आखिर दिन तक कहते रहे कि ये इंडिया का अपना एजेंट है, क्योंकि अभी तक शहीद नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर शहादत देना लाजिम हो गया, जान देना जरूरी हो गया. मैंने पहले कहा के अंदर तो और क्या है, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट नहीं है. किसी ने बात फैला दी, हम कान के कच्चे क्यों हो गए? बेच एस्केलेशन अख प्रॉब्लम ये बात है. तुरना पिल्लाई जंग तो जल्लाई आख खसा जो ब्याह जंग. एक चीज मैं बताऊंगा, ये जो आप बता रहे हो ना सच है, बट इसका प्रॉब्लम क्या है? मैं एज जो पैदा हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट में, जिसने ये सारे ये तहरीक देखी है, ये देखी है, मैं एक चीज अपना एक बताऊंगा कि पहले एक चीज जो होती है ना, कि हमें हमेशा ये होता है कि हमारा एक निजाम किया गया था कि पहले हमें क्या चाहिए हमें नहीं पता है. वी रियली डोंट नो व्हाट वी वांट. देखिए एक चीज होती है, हर किसी चीज की एक प्रियोरिटी होती है. जैसे मेरे एक भाई ने बताया कि प्रियोरिटी पैसे के पहले क्या होने चाहिए. देखिए हमने यूनाइटेड मैं एक इंटरनेशनल एंगल इसको दिखा, हम अगर यूनाइटेड नेशन के पास भी जाते हैं, हमने 10 चीजें रखी होती है उनके पास, वो कंफ्यूज है.
और अगर वो कंफ्यूज हो सकते हैं, हमारे लोग क्यों नहीं कंफ्यूज हो सकते? हमारे लोग क्यों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं? क्यों उनको भरोसा नहीं है? क्योंकि it has been there. We need to first stand and gain the trust of our people. We cannot blame them. हम उनके ऊपर ये नहीं उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। वो आपके ऊपर भरोसा तभी नहीं करते क्योंकि उनका भरोसा तोड़ दिया गया है। आप कैसे आप एक चीज देखिए, आप एक मैरिज करते हो, उसमें भी पहले आप एक दूसरे का भरोसा देखते हो कि क्या मैं इसके ये क्या मेरी रखवाली कर सकता है। कौम को आप बता रही हो, ये 2010-2008 में आप देखिए पूरी कौम निकल गई, कितने शहीद होते, कितने शहादतें दी है। हर वक्त जब भी आया तो निकल गए ना। अब कौम निकलेगी जब इंसान को भरोसा भी गेन करना पड़ता है। अब भरोसा भी ये दिखाना पड़ता है अपने लोगों को कि नहीं भरोसा ये है। अब वो उनको एक इमेज भी होनी चाहिए ना। हुजूर नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आए थे, जब वो निजाम लेकर आए थे, उनके खिलाफ लोग नहीं हुए थे। अब उनको किसने भरोसा किया उन पे? उनके खिलाफ खड़े हो गए। फिर मगर उन्होंने उस निजाम को कायम करने के लिए प्रूव किया कि वो निजाम है। दिस इज द ट्रू थिंग, यू नो। मैं जो बता रहा हूँ वही वो सच है। मैं अपने तरीके ये प्रूव करके दिया। उन्होंने तो नहीं बताया कि आप मेरे पे अंधाधुन विश्वास कीजिए। तो आपको आप देखिए वो निजाम अभी तक कहां तक पहुंचा है कि पूरे दुनिया के आधे जो हिस्सा है वो मुसलमान है, उस निजाम पे है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि एक निजाम को कायम करने के लिए के ऊपर भरोसा, क्या आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो? वो कैसे करोगे कि जब मैं आपको उसका फुल प्रूफ दूंगा कि आप मेरे को भरोसा कर सकते, जब मैं आपके भरोसे के लायक खड़ा हो जाऊंगा। सही। मैं अब सब लोगों से, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम का जो टाइम था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, क्योंकि डिस्कशन और टॉपिक काफी लंबा हो गया और ये है भी लंबा टॉपिक और मैं चाहती थी कि पूरी इसके ऊपर बात की जाए। मैं आप लोगों से आखिरी सवाल पूछती हूँ कि आप क्या समझते हैं, आप तीनों के पास एक है, आप तीनों जो है एक मैसेज कौन को दे और आप क्या समझते हैं सोल्यूशन? मुझे सिर्फ सोल्यूशन चाहिए कि इस पूरे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, ठीक है? और आप क्या सोल्यूशन देंगे पूरी कौम को? आप उसी में अपनी बात कीजिएगा कंवल जी। नहीं, वो मेरा दूसरा प्रोग्राम है तो इसलिए मैं जरा पहले बात करना चाहती हूँ। 1 मिनट। ठीक है। तो आप क्या सोल्यूशन देंगे पूरी कौम को और इस पूरे मैटर को कि हम कैसे एक कौम बन सकते हैं और कैसे इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं आजाद कश्मीर में रहती हूँ, जिसे हम बेस कैंप कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर एक लेजिस्लेशन असेंबली मौजूद है, यहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर एक असेंबली मौजूद है। सबसे पहले जो जरूरी चीज है ना वो देखिए, पाकिस्तान का ये काम नहीं है, कश्मीर के जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि सबसे पहले तो एक लीडरशिप को जो है वो अनाउंस करें, क्योंकि वहां पे कोई लीडरशिप नहीं है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल आप समझ लें कि ना होने के बराबर है। वहां पे JKLF है, वो आप जानती हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करते हैं, उनकी अपने अपने एक अजाइम है। दूसरी बात यह है कि वो लोग कौम को मुनज़्ज़म नहीं करे, एक नहीं करे, एक बात नहीं करे। लेकिन जब तक आप अपने बयानियों को नहीं छोड़ेंगे, एक खुद मुख्तारी को भी और एक इलाके पाकिस्तान को भी, दोनों बातें जो है वो जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, आप जब तक एक बात नहीं करेंगे कि हमें जो है वो हकूक चाहिए और जुल्म से आजादी चाहिए। देखिए, महाराजा की स्टेट की अगर आप बात करते रहेंगे कि हमें तो महाराजा की स्टेट ही चाहिए, तो वो तो फिर अब इन हालातों में देख लें कि 3 मुल्क जो हैं वो आपके ऊपर मुसल्लत हैं। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ने अगर अपनी करारदादों के मुताबिक कुछ करना होता तो 50 साल गुजर चुके हैं इन बातों को। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो अब इतना बढ़ चुके हैं कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को गालियां देते हैं, ना सिर्फ औरतों को बल्कि एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं। तो मैं सिर्फ एंड पे यही कहूंगी कि जब तक ये हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे जो बड़े लीडर हैं जो अभी भी मौजूद हैं, जैसे सरदार अतीक साहब हैं, रईस सुल्तान महमूद साहब हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जब तक कौम को एक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वहां पे कश्मीरी मरते रहेंगे मकबूजा कश्मीर में, और यहाँ पे जो है वापस में दस्तों गिरबां होते रहेंगे इलाके पाकिस्तान वाले भी और खुद मुख्तारी वाले भी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कंवल जी आपका। क्योंकि आपको जाना है तो मैं आपको जो है, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमारे और इतना जो है तीनों का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और
جی ارشاد صاحب آپ کے جو لاسٹ کمنٹس ہیں. میں کیا کہوں, میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس وقت ساری پریشانی والی ویلی پہ ہے, لوگ وہاں مرتے ہیں اور ہم باتیں کرتے ہیں گلگت کی, بلتستان کی, لداخ کی, جموں کی, جن کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں ویلی والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوچو, دماغ سے سوچو, آزادی کیسے لینی ہے, تمہیں خود مختار رہنا ہے, تمہیں ہندوستان کے ساتھ جانا ہے, تمہیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے, کم سے کم تم پہلے فیصلہ کرو, پہلے تم آپس میں فیصلہ کرو. باقی اس طرح سے ہاج پاچ میں کام کرو گے, آج پاچ میں کام کرو گے, مارے جاؤ گے اور مارے جا رہے ہو اور مارے گئے ہو, کیونکہ آزاد کشمیر میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا, گلگت بلتستان میں کوئی نہیں مرتا, جموں بسولی میں کوئی نہیں مرتا, لیہ میں کارگل میں کوئی نہیں مرتا, بلتستان میں کوئی نہیں مرتا, میرپور میں کوئی نہیں مرتا. یہ موت کیا ہمارے ہی لیے, اور اس ہماری ویلی کی موت کو لوگوں نے پیشے بنا دیے ہیں. دکانیں کھلی ہیں, یو کے میں دکانیں کھلی ہیں, سیاستدانوں نے کھولی ہے, آزاد کشمیر میں دکانیں کھلی ہے, دنیا بھر میں دکانیں کھلی ہیں. کشمیر کے لوگوں تم مت جاؤ اور ان کو اکساتے ہیں, اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ کشمیر آزاد ہو. کشمیر آزاد ہو جائے گا تو بہت ساری دکانیں بند ہوں گی. یہ پیغام ہمیں اپنے لوگوں کو دینا ہے. بابر کی طرح مارے جائیں گے, لون صاحب کی طرح مارے جائیں گے, بارڈر پہ مارے جائیں گے, کسی کو مخبر جان کے مارا جاتا ہے, کسی کو پولیس مار کے جانا جاتا ہے. پولیس والے ہمارے مرتے ہیں, وہ بھی ہمارے کزن ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں. جو جنابلی سرپنچ کو مارتے ہیں وہ بھی ہمارا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کراس فائرنگ میں ٹیکسی ڈرائیور مرتا ہے وہ بھی ہمارا ہوتا ہے, ملٹنٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہوتا ہے. تو ہم تو بس دس از, ان کو سوچنے بھی فی الحال بس میرا آج کام ہی نہیں کرتا تھا, مجھے 2-4 دن سے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. نہیں بالکل بالکل, ہمیں جو دکانداری جو ہے اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, اور ہر کسی کو بڑے ہمارے دشمن آزاد کشمیر کے لیڈر ہیں, یہ میں بتا دوں. سب سے بڑے یہ دشمن ہے, یہ کبھی نہیں چاہیں گے کشمیر آزاد ہو, چاہے وہ عتیق خان ہو, چاہے وہ بیرسٹر سلطان ہو, چاہے وہ جناب مسلم لیگی ہو. یہ کبھی نہیں چاہیں گے, یا جماعت اسلامی آزاد کشمیر کو ہو, کبھی نہیں چاہیں گے یہ کشمیر آزاد ہو. یہ چاہتے ہیں کہ یہ دکانیں چلتی رہیں, اور ہمارے جو ہے ان کے کپڑے نہیں تھے. ارب پتی بن گئے آزاد کشمیر کے لیڈر جب سے کشمیر 1990 سے جب یہ شروع ہوا سلسلہ. ہماری قربانیوں پہ ہزاروں لوگوں نے اسائلم لیا ہے, کینیڈا بھرا ہوا ہے. کون سی قتل قرض ہو گئی ہے ادھر, سارا کینیڈا بھرا ہوا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں سے. یہ چاہیں گے کہ کشمیر آزاد ہو. صحیح بات. ناصر صاحب, ناصر بھائی آپ میں پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی قوم سے, جو قوم اس غلامی میں ہے, یا کوئی بھی قوم ہو, میری قوم پوری قوم ہے, جو بھی کشمیری کہیں پر بھی ہے دنیا میں کسی بھی جگہ آپ سب ہو. دیکھیں آپ سبوں پہ ابھی فرض ہے کہ ایک ہو کر متحد ہو کے کشمیر کی جدوجہد کے لیے کھڑے ہو جائے, اور یہ اپنا اپنا ایجنڈا چھوڑ کے کشمیریوں کو ان کا وہ بنیادی جو حق ہوتا ہے کہ let them decide what they want, that should be. اور ایک چیز ہے, آپ کو ہمیشہ ایک چیز ہے جو نئی نسل ایک نئی ریولیوشن کا آغاز کرنا چاہیے, جس ریولیوشن کا مقصد ہو کہ ہم اپنا بنیادی حق لے. اور جو یہ چیز جو ہوتا ہے آپ بتا رہے ہو لیڈر, کوئی بھی لیڈر ہو, دیکھیں دنیا میں لیڈر پہلا ہوتا ہے اپنا آپ. اس لیڈر کو سنیے, آپ سوچئے کہ ہمیں کیا چاہیے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. ایک دوسرے کو بھی اس پہ لائیے, ایک دوسرے کو بھی سکھائیے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اور اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو جائیے, اور اپنی قوم کے آزادی اور جس کے لیے کھڑے ہو جائیے, اور خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ کیا کرنا ہے, کیا چاہیے ہمیں. اور اس کے بعد آپ کو جب لگے گا ایک پرٹیکولر پرسن ہے جس کو آپ دیکھتے ہو کہ یہ لائق ہے, اس لائق جہاں پر آپ کھڑے کر سکتے ہو, پہلے اس کو نچوڑو, اس کو دیکھو, پھر جا کے اس کو کھڑا کرو اور اس کے پیچھے رہو, کیونکہ لیڈر از ماسٹ. Without leader a nation cannot be run, that's a fact. تو انشاءاللہ آپ سبوں سے ایک گزارش بھی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو, یہ جو ہماری عورتیں ہیں, بہنیں ہیں, یہ باجی ہیں,
उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आइए, उनकी रखवाली कीजिए। आपका फ़र्ज़ है, आपकी बहनें, आपकी बहनें, उनको भी दिखाइए कि आप जब बाहर जा सकते हो, आप खुल के बाहर जा सकते हो। आपने एक वो उनके लिए एक चट्टान न बनो आगे, उनका रास्ता बनो, उनको रास्ता दिखाओ, उनको दिखाइए। और हर किसी को जो भी इसके खिलाफ है, उनको जो भी जिसके भी जहन में ऐसी गलतियां है या बाकी चीज, आप भी सोचें कि गलत काम है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की औरत है, उनका भी इज्जत कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को इस्लाम पे बताते हो, किसी भी मजहब पे बताते हो, हर किसी मजहब में, हर किसी जगह पे औरत का दर्जा बुलंद है, और उस औरत की इज्जत किया कीजिए, ताकि वहाँ आखिरत में भी आपको उसका अजर मिले। इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह आप सबों को मेरा प्यार, और अल्लाह ताला आपको खैर और बरकत से रखे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका, इरशाद मलिक साहब आपका, वकार भट्टी साहब आपका, कंवल हयात जी आपका। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगी। मैंने अभी रिसेंटली ये हुआ कि किसी ने मुझसे कहा कि हमारे पास लीडर नहीं है, और ये इरशाद साहब आप भी सुन रहे हैं, आपके सामने भी कहना चाहूंगी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताओ पूरे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर कौन सा एक ऐसा बंदा है पूरे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में, आर पार लद्दाख हो गया, कारगिल हो गया, या बरेली हो गया, एजेके हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, कौन सा ऐसा बंदा है जिसके ऊपर पूरी कौम आर पार हर तरफ की इकाइयां जो है ट्रस्ट करती हैं? तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। हम नहीं करते ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी जो बर्बादी की वजह है वो एक दूसरे की टांग खींचना है। मैं अभी आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। ये मुझे अभी न्यूज़ 7 के जो हमारे एक भाई हैं हैदर हयात खान साहब, उन्होंने मुझे भेजा है। कल उन्होंने मुझे जो है बाबर कादरी साहब के प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम किया था, और उस पे उन्होंने मुझे लाइव लिया था, और मेरे उनसे जो है मुझसे सवाल किए थे कि उनकी कत्ल के पीछे क्या वजूहात हैं और कैसे हुआ। तो उनको हमारा ही एक बंदा मैसेज कर रहा है, इसका नाम है तजम्मुल इस्लाम मीर। वो उनको कहता है, आर यू अवेलेबल टू चैट, हु इज रिफत वानी टू टॉक अबाउट कश्मीर फ्रॉम जर्मनी, व्हाट्स हर फादर डूइंग इन ग्रीस। ये देखिए, ये उनको भेजा गया है, ठीक है। ये हमारे अपने लोग हैं, यानी वो न्यूज़ 7 को कोई भी जा सकता है, ओपिनियन दे सकता है। हम एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एक दूसरे के पीछे चलना कैसे गवारा करेंगे? दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर मेन प्रॉब्लम। वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस sick mentality. It's not only about Rifat Wani, it's not about Irshad Malik Sahab, it's not about Nasir brother, it's not about any other leader or a spokesperson or social activist और जो भी है हमारे इसमें वतन में। एक दूसरे को जब तक हम सुनेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई नहीं सुनेगा, हमें कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, एक दूसरे को ओपिनियन बर्दाश्त करना होगा। तब दुनिया से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया हमको सुने, दुनिया हमको बर्दाश्त करे, दुनिया हमारे ओपिनियन को जो है वो रिस्पेक्ट दे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सुनने वालों का, देखने वालों का, जितने भी हमारे साथ अभी तक बने हुए थे लोग, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना टाइम हमारे लिए निकाला। और अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और हमारी तरफ से जो बाबर कादरी शहीद हैं, उनकी वालिदा को, उनकी पूरी फैमिली को, हमारे पूरे जो है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के तमाम, वो कोई उनके नजरियात से जो है वो इख्तिलाफ रखता था या उनसे जो है एग्री करता था, सबके सब सोगवार हैं, हम सब सोगवार हैं, और उनके लिए, उनकी मगफिरत के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ को हैं। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील, और स्पेशली उनकी वालिदा को और उनकी प्यारी प्यारी 2 मासूम बच्चियों को अल्लाह ताला जो है वो सब्र और जो है उनको अल्लाह ताला उनके आगे के जो रास्ता है उसको आसान करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।